अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। और नाज़रीन, आज मैंने कहा थोड़े से आपको टिप्स भी दे दें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मौका मिलता है कि आपको कुछ अच्छे से टिप्स दे दिए जाए। तो हम जहाँ पर बात करते हैं ब्यूटी की, जहाँ पर हम बात करते हैं खूबसूरती की, जहाँ पर हम बात करेंगे कि हमें सबसे अच्छा लगना है, तो ऐसे तो नहीं अच्छा लगना, थोड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। हर काम में कुछ ना कुछ मेहनत की ज़रूरत होती है। अब ये ना सोचें कि आप जो है वैसे ही, जो बहुत खूबसूरत लड़कियाँ भी होती हैं ना, उनके साथ भी ये कि वो बहुत खूबसूरत बहुत अरसे तक नहीं रहती हैं। अगर वो अपना ख्याल रखना छोड़ दें तो उनके ऊपर भी फिर जो है ना वो थोड़ा सा नेगेटिव असरात आने लग जाते हैं। तो हर चीज़ के लिए अपने आप को खूबसूरत बनाना ज़रूरी है, और ख़ुद आप खूबसूरत बनाएं। वो किस तरह से बनाएंगे आपको बताती हूँ मैं। कि एक तो अपना जो आपने जो खाना खा रहे हैं, जो आप इंटेक ले रहे हैं, उसका आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या खाना खाए, और हर एज के मुताबिक अपनी अपनी जगह पर आपको खाना खाना ज़रूरी है। जिस तरह आप यंग एज होती है तो आप कुछ भी खा लेते हो, लेकिन उस एज में अगर आप दूध पियोगे तो आप ये सोचो कि आपका दूध जो है वो इतना आपके लिए नरिशमेंट आपको देगा कि आपकी बड़ी एज में जाने के बाद भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। बताइए कि जो लोग बचपन में दूध नहीं पीते हैं या यंग एज में दूध नहीं पीते हैं, उनको फिर बाद में जाके प्रॉब्लम होता है। बाद में आप जितना मर्जी दूध पी लें वो इतना काम नहीं करता, मतलब आप जितना मर्जी कैल्शियम ले लें, वो जो यंग एज वाली बात है ना वो नहीं आती फिर। तो जो टीन्स हैं, टीन्स के लिए बड़ा अच्छा मशवरा है कि वो शुरू से ही जो अपना जो है इनटेक कैल्शियम का ज़्यादा से ज़्यादा लें। दूसरी चीज़ है कि जैसे एज और आगे जाती है तो फिर ये है कि आपको जो है प्रोटीन्स कम करके फिर आपको वेजिटेबल्स की तरफ ज़रा ज़्यादा आना होता है। वेजिटेबल्स ज़रा ज़्यादा खाएं, लिक्विड जो खाने होते हैं उनको ज़्यादा लें, बिल्कुल सॉलिड खाने, भुने हुए खाने नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा कि मैश्ड खाने जो होते हैं वो ज़्यादा, क्योंकि हाजमा जो अच्छा होता है, और स्पेशली उन लोगों का हाजमा जो आपने देखा होगा, वो लोग जो ज़रा एज में जा रहे होते हैं और उनके जो है अक्सर हाजमे की प्रॉब्लम हो रही होती है, उनको चाहिए कि थोड़ा सा वो मैश करके जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो लें। मतलब ये नहीं कह रही कि वो बच्चों की तरह मैश करके खाना शुरू कर दे। ये होता है कि कभी खिचड़ी खा ली, चावल जो है वो बिल्कुल सख्त नहीं, चावल जो है जो जितनी कन्नी पे आप रखते हैं कि वो थोड़े से जो है सख्त रह जाए, उसको और थोड़ा सा नरम कर दें कि थोड़ा सा मैश वाला जो इसका लुक आ जाए। बड़ी अच्छी आपको टिप्स दे रही हूँ मैं, आप फिर दुआएँ देंगे बाद में, ऐसी टिप्स है। उसके अलावा ये कि आप दही का इस्तेमाल करें हर खाने में, उसके साथ जब आप वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो दही ज़रूर आप साथ में खाएं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो खाने के बाद आपका जो है एक तो हाजमा भी बेहतर रखती हैं, और दूसरा ये कि आपको फिर जो है प्रॉब्लम नहीं होती कि आपके कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो। एक और बहुत अच्छी टिप है अगर जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है उसके हिसाब से भी, कि एक तो आप इस्तेमाल दही का तो ज़रूर करें, साथ में आप अगर जो है आप शहद खा लें, उसमें शहद थोड़ा सा ऐड करें तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ आप दही में जिसका उसको बिल्कुल पतला सा दही करने के बाद उसमें ज़ीरा हाथ से ज़रा सा आपने जो है, ज़रा हाथ आ जाए तो मैं आपको बताती हूँ कैसा आपने हाथ को जो है, ये हाथ ऐसे कर, ये ज़ीरे को डाल के हाथ को ऐसे ऐसे इसमें पीस लेना हाथ से, और उसके बाद उसमें आपने दही में डाल लेना, और उसको आपने एज अ ड्रिंक पीना है। थोड़ा सा थिक भी होता है, थोड़ा सा पानी भी है, थोड़ा सा दूध भी है, और थोड़ा सा उसमें दही भी है, उसमें आपने पीना है उसको। तो इस हिसाब से फिर आप देखिएगा कि वो ऑटोमेटिकली बहुत आपको जो है एक तो नरिशमेंट भी देगा, हाजमा भी अच्छा होगा, तीसरा है कि कॉन्स्टिपेशन से भी दूर रखेगा। तो ये बहुत सी टिप्स हैं जो आपको खूबसूरत रखने के काम आएंगी। बाकी ब्यूटी ये है कि आपने किस तरह से अपने आप को ब्यूटीफुल बनाना है, ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद होंगी जो आपको ब्यूटी टिप्स देंगी, और मेकअप के हवाले से भी बहुत सी बातें बताएंगी। हमारा स्किन का कितना कंट्रीब्यूशन होता है ये भी बताएंगी। और जिस तरह मैं हर दफ़ा एक बात बोलती हूँ, आपको आज फिर कहूँगी कि आपने पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। अगर आपको अपना मेकअप भी अच्छा चाहिए तो पानी का इस्तेमाल करते रहें। और ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सुमेरा जो ब्यूटी एक्सपर्ट है, आपको बहुत सारी वो बातें बताएंगी, बहुत सारी आपको टिप्स देंगी। आप लोग कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहेगा। सलाम पाकिस्तान। और अब मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी, हमारे साथ हैं सुमेरा स्टाइलिस्ट जो आपको बताएंगी बहुत सी अच्छी टिप्स मेकअप के हवाले से, और आपकी स्किन कैसी होनी चाहिए, कैसा मेकअप होना चाहिए, सर्दियों में और गर्मियों में कैसा कैसा मेकअप होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं। सुमेरा, एक तो बड़ी आपसे खुशी होती है मिलकर कि आप एक तो वैसे भी आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं एज अ ब्यूटिशियन, एज अ स्टाइलिस्ट भी, और इसके साथ साथ आप बेसिकली जो मतलब अपना जो आपका कपड़ों का काम है वो भी बड़ा अच्छा है। तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है दोनों का, कि आपको पता चल सकता है कि आपने क्या चीज़ पहनी है, क्या चीज़ बनाई है,
और उसके साथ मेकअप भी कैसा होना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है, आपके शूज़ हो गए, आपके हैंड बैग्स, आपके कपड़े, मेकअप, ये एक पूरी पर्सनालिटी डिफ़ाइन कर रही होती है आपकी। बेसिकली जो है फैशन कह लें या आपके आउटफिट्स या मेकअप, ये बेसिकली आपकी एक पर्सनालिटी होती है। जिसकी जैसी पर्सनालिटी होती है वो वैसा गेटअप करता है। अगर किसी की थिंकिंग बड़ी फंकी सी है, गॉथिकी सी है, तो उनके लुक से ही आपको पता चल जाएगा। उनके कपड़े, उनका मेकअप, उनके शूज़, हर चीज़ उनकी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन कर रही होती है। सही है। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, कि आपने क्या कपड़े पहने हैं, आपने क्या शूज़ पहने हैं, आपका मेकअप कैसा है, क्योंकि ये बेसिकली आपकी पूरी इनर पर्सनालिटी को जो है बताती है। कॉम्बिनेशन होता है, लाइक आपने कपड़े क्या पहने, उसके साथ जूता कौन सा, आपने बैग कौन सा लिया। बिल्कुल। अच्छा, लोगों को अक्सर पता नहीं चलता, थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के साथ साथ भी बताते रहेंगे कि आपको बेसिकली क्या चीज़ किस तरह पहननी चाहिए और कौन सी लिपस्टिक्स, कौन सी आई शेड्स आपको किस तरह यूज़ करनी चाहिए। बेसिकली सटल मेकअप किसे कहते हैं? लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सटल मेकअप क्या होता है और बेस कौन सी इस्तेमाल करें। सटल मेकअप वो होता है जो आपके कलर्स जो है ना, आपके फेस पे चीख चीख के ना बोल रहे हों कि मैं रेड हूँ, मैं ग्रीन हूँ, मैं येलो हूँ। ये होता है सटल मेकअप। आपको एक मेकअप जो है वो आपको एक ब्यूटी देता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे मेकअप्स होते हैं जो ब्यूटी से हट के एक कलर पैलेट लगना शुरू हो जाते हैं कि ओके आपकी आइज़ ग्रीन है, आपके लिप्स रेड हैं या आपके चीक्स पिंक हैं। ये चीज़ मेरे हिसाब से मेकअप में नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें कैरेक्टर मेकअप्स में तो अच्छी लगती हैं, एक डिफरेंट कैरेक्टर्स बने हुए होते हैं तो उसमें अच्छी लगती है या उसमें यूज़ हो तो ठीक लगता है उसका कॉन्सेप्ट। मगर नॉर्मल मेकअप में आप कहीं शादी में जा रहे हैं या आप ब्राइड हैं या आप कहीं ऐसी पार्टी में जा रहे हैं तो मेकअप आपको सिर्फ एक ब्यूटी देता है। तो एक सटल मेकअप करना चाहिए। प्लस ये कि हर एक पे हर चीज़ सूट नहीं करती है। अगर फैशन है कि आप लाइनर को आउटवर्ड जो है वो थोड़ा सा खींच के लगाएं, तो ये चीज़ हर आइज़ पे नहीं अच्छी लगती है। जिनकी राउंड होती है शेप में आइज़, उनके ऊपर वो बहुत बुरी लगती हैं। अच्छा, वो क्या आप वो जो उसको खींच के आप खींच के लगाएंगे और नीचे से आपकी आइज़ का शेप बिल्कुल राउंड है तो वो बहुत बुरा लुक आता है। अच्छा, फिर उसके लिए होता है कि आँख के नीचे फिर आप कुछ ना लगाएं, उसको थोड़ा सा आप आँख के नीचे भी लगाते हैं लेकिन देन अगर आप खींच के लाइनर ऊपर ब्लैक लगा रहे हैं तो आँख के नीचे आपको कॉर्नर पे ब्राउन शेड दे देना है या कोई उससे हट के शेड। जैसे आपने ऊपर भी खींच के लगा ली थिक थिक बिल्कुल और नीचे भी बिल्कुल आपने डार्क कर दी तो वो एक कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, वो एक फैशन कॉन्सेप्ट में चला जाता है या अगेन कोई कैरेक्टर या कोई मॉडल या इस तरह का जो है वो कॉन्सेप्ट में चला जाता है। नॉर्मल नहीं रहता। में तस्वीरें देख रहे होते हैं, तस्वीरें देख के कहते हैं ओह इसका मेकअप बहुत अच्छा है, इसका मेकअप बहुत अच्छा है, बस हमें ऐसा मेकअप करना है। ये भी एक जो है ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ गया लोगों में। बिल्कुल ये सही बात है। किस तरह एक्सप्लेन करें कि जी ये आप पे नहीं सूट करेगा? इसका एक्सप्लेनेशन आप इस तरह दे सकते हैं कि आप उनको आईने के सामने बिठाएं और आप उनको बोलेंगे द डिफरेंस बिटवीन यू एंड दैट पिक्चर। आपकी पिक्चर और आपकी फेस में देखें आप क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर वो लड़की बहुत ज़्यादा फेयर है जो पिक्चर में है और जो आपके सामने है जो मेकअप करवाने आए वो बहुत डार्क है तो ऑब्वियसली जो कलर्स उन पे अच्छे लगे हैं जो फेयर है वो डार्क कलर पे नहीं अच्छे लगेंगे, डार्क कॉम्प्लेक्शन पे ज़ाहिर है वो नहीं जाएंगे। तो ये सारे डिफरेंसेस जो हैं वो बेसिकली हमें गाइड करने पड़ते हैं अपने क्लाइंट्स को या अपने कस्टमर्स को जो मेकअप कराने आते हैं। बताना पड़ता है कि जी बिल्कुल ये यूँ है, ये इस तरह है। आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा समझ लिया करें। अच्छा, स्किन की जहाँ पर बात आती है, बहुत ज़्यादा जिनकी ड्राई स्किन हो, हमें बहुत से सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए वैसे तो हमेशा बात के बाद जो है शावर के बाद आपको मॉइस्चराइज़र्स अच्छे यूज़ करने चाहिए और मार्केट में बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़र्स मिल जाते हैं। इसके अलावा ड्राई स्किन का एक और जो प्रॉब्लम वो ये होता है कि वाटर इनटेक बहुत कम हो। आप जितना अपनी इनटेक्स में फ्रूट्स रखेंगे, जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं या जो वाटरी फ्रूट्स, जैसे हर मौसम में आपको अल्लाह मियां ने इतनी कुदरत ने चीज़ें दी हुई है कि अलग अलग मौसम के अलग अलग फ्रूट्स आते हैं। अब जैसे अभी वाटरमेलन का मौसम है तो वाटरमेलन में जो है 80% तो पानी होता है तो वो आपकी स्किन को बहुत अच्छा नरिश रखता है। इससे भी स्किन पे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी फूड इनटेक्स की वजह से बहुत इफेक्ट होता है। कि ड्राई स्किन है उनको वाटरमेलन खाना चाहिए बिल्कुल। इसके अलावा खीरा हो गया, इसको अपने यूज़ में बहुत ज़्यादा रखें। आपने घर पे खीरे का मास्क या नॉर्मली जो एक तरीक़ाकार होता है खीरे को यूज़ करने का, खाना है आपको खीरा, अपनी आइस पे आइस पैक की तरह आपको रख देना है। इतने इसके मल्टी यूज़ हैं
खीरे के। इसके अलावा आप जब सर्दियाँ होती है, सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, तो आपने कोई भी सिट्रस फ्रूट ले लिया, इससे भी आपकी स्किन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा जो है वो एक्सटर्नली आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र्स वगैरह यूज़ करना ज़रूरी होता है। अच्छा, मतलब कि अपने बहुत सारे मॉइस्चराइज़र्स जो हैं वो आपकी चाहे गर्मियों चाहे सर्दियाँ उसको इस्तेमाल करें। माइल्ड होते हैं। कौन सा इस्तेमाल करें? बेस देखें, गर्मियों के सीज़न में बिल्कुल ड्राई बेस इस्तेमाल करने चाहिए। ड्राई बेस स्टिक की फॉर्म में मैं नहीं कह रही हूँ, जो पाउडर फॉर्म हो जाती है, जैसे पाउडर फॉर्म हो जाती है, जैसे आपने देखा है कि किड्स में जो होते हैं बेस वगैरह, उसमें पाउडर का ज़्यादा मिकदार हो। जैसे उसमें बेस की मिकदार कम हो। अब मैं यहाँ पे ब्रांड्स तो नहीं बता सकती हूँ। सही बात है। हाँ। और अगर जो है ये है कि अगर वो लिक्विड के साथ लगाएं पाउडर तो भी चल जाएगा? गर्मियों में वैसे मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि आप लिक्विड यूज़ करें, क्योंकि लिक्विड में ज़्यादातर जो है ना ऑयल बेस होते हैं, वो जल्दी फिर वो एक वक्त आएगा कि जैसे 1 घंटा या 1.5 घंटे के बाद जो है ना आपकी बेस पे जो है ना ऑयल नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, शाइन आ जाती है, वो चिप चिप आ जाता है फेस पे। आपको टिश्यू डैम्प करना पड़ता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप ड्राई बेसिस ही यूज़ करें गर्मियों में, वो जो है वो फिर बेहतर रहता है। अच्छा, अक्सर औकात ये भी होता है कि जिस तरह आप लोग बाहर जा रहे होते हैं कहीं और अब आपको इस्तेमाल करना है बेस, तो वो खवातीन जो है वो अक्सर बेस ऐसे लगा लेती है कि पैची पैची सा लुक हो जाता है। पैची लुक ना करें, पूरी स्किन को कवर करना ज़रूरी होता है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और बात भी है कि पैची लुक इस वजह से भी आ जाता है कि अगर आपने मुंह धो के आप आए हैं फ़ौरन, आपका मुंह गीला होता है और आपने उसी पे पाउडर लगाना शुरू कर दिया, या फिर क्या होता है कि क्रीम लगा के फ़ौरन से इसके ऊपर पाउडर लगा दिया, आपने मॉइस्चराइजर लगाया है, जो भी आपकी नॉर्मल डे की क्रीम है वो लगाई और फ़ौरन से पाउडर लगा लिया, इससे भी आपका जो है वो स्किन फटी फटी नज़र आती है और पैचेस नज़र आते हैं। हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और चीज़ जो आ रही होती है, जो कहते हैं ऑयली स्किन जो है उसके हिसाब से उस पर पैनकेक किस तरह से इस्तेमाल करना है, उस पर आपने किस तरह से उसको यूज़ करना है कि पैनकेक जो है वो ड्राई करे स्किन को, ये ऑयल बहुत ज़्यादा ना है, और कुछ टिप्स भी दे दें इसी हवाले से कि क्या क्या हमें करना चाहिए कि ऑयली स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं आए। ऑयली स्किन वैसे बाय इटसेल्फ बहुत अच्छी स्किन कहलाई जाती है। ड्राई स्किन से ज़्यादा ऑयली स्किन अच्छी होती है, क्योंकि उस पर फाइन लाइंस और रिंकल वगैरह जो है वो काफ़ी एज के बाद आना स्टार्ट होते हैं, अपीयर होना स्टार्ट होते हैं। और हाँ काफ़ी। और इसके अलावा ऑयली स्किन के लिए बेस का जो आप पूछ रही हैं, वो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने फेस वॉश कर लिया, कोई भी इस तरह के फेस वॉश यूज़ करें जो ड्राइनेस पे बेस करते हों, जो ऑयली स्किन के लिए हो, ताकि आपका ऑयल कंट्रोल हो उससे। ठीक है, अब मैं वही बात आ गई, मैं ब्रांड्स तो नहीं बता सकती हूँ। और इसके बाद आपने जो है अपना फेस ड्राई करके कोई भी पाउडर लगा लेना है और उसके ऊपर फिर आप पैनकेक यूज़ करेंगे। अच्छा, मतलब ये है कि पैनकेक डायरेक्ट नहीं लगता? डायरेक्ट नहीं लगता। नाज़रीन को स्पेशली हम बात जो है इसको ज़रा बता दें कि पैनकेक डायरेक्ट नहीं लगता, क्योंकि अक्सर लड़कियां जो वो समझती है पैनकेक ख़रीद कर ले आती हैं, तो आप पहले उसके ऊपर बेस लगाएं, पाउडर लगाएं, और फिर उसके बाद आप जब पैनकेक लगाएंगे तो वो आपका और ज़्यादा जो है वो अच्छा लगेगा फेस। तो ये कि उससे फिर ये कि आपकी ऑयल जो है वो ऑयल बाहर नहीं आएगा आपके फेस से। सही है, ठीक है। जिससे जो है मतलब कहते हैं ये कि जो चिप चिप सा स्किन होने लग जाती है। बिल्कुल, और गर्मियों में ज़्यादातर क्लाइंट्स को यही प्रॉब्लम होती है कि हमारा फेस मेकअप के थोड़ी देर के बाद जो है वो चिकना चिकना सा हो जाता है या ऑयली सा फील होता है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। अच्छा, थोड़ी सी टिप्स मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी, स्पेशली आईब्राउज़ के हवाले से। हमें जो सवाल आए हुए थे कि आईब्राउज़ स्किन पे आपके जो फेस पर है वो कैसी होनी चाहिए। अच्छा, अब एक तो ये है कि आईब्राउज़ आपके, अगर आपका फेस जो है वो स्क्वायर कट है तो आप उसके साथ जो है हल्की आईब्राउज़ आप ऊँची करके आप उसे बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका फेस राउंड है तो आप राउंड आईब्राउज़ ना अपनी बनवाएं, फिर आप आर्च वाली बनाएं। और आर्च वाली बहुत ज़्यादा जिनके तीखे फीचर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा जिनके शार्प फीचर्स होते हैं, उन पे और ज़्यादा जो शार्प आईब्राउज़ हैं वो अच्छी नहीं लगती हैं। ये बड़ा लोगों का टेक्निकल चीज़ होती है, लोगों को समझ नहीं आती आईब्राउज़ कैसे बनाएं। वो आजकल फैशन है आज का, तो जी सब आज के पीछे लग गए, तो ये थोड़ा सा ख्याल इसमें रखना जरूरी है जी। इसके अलावा आईब्रोज पे आई शेप पे भी बहुत डिपेंड करता है। आपकी आईज राउंड है, अभी जो मैंने आपको लाइनर की एग्जांपल दी थी, आपकी आईज का शेप राउंड है, उसके ऊपर आप राउंड आईब्रोज बनवा लेंगी तो आपका
पूरा एक लुक जो है राउंड राउंड सा आना स्टार्ट हो जाएगा। राउंड आइज हो तो आप आर्च में बनवाएं, बहुत ज़्यादा शार्प जिनकी बादामी आंखें कहते हैं वो बहुत ज़्यादा आर्च बनवाएंगे तो बहुत एक क्रूअल सा जो है वो लुक आ जाता है। फिर वो लड़कियों को ये कहा जाता है वो हो जी लड़कियां जी वो रिश्ते के लिए भी जब आते हैं तो जी बिल्कुल तो बड़ी तेज़ लग रही हैं, तो तेज़ ना लगे, जिनके बहुत शार्प फीचर्स हैं उनको चाहिए कि वो जरा सी राउंड आ जाए, जरा सी सटल, हाँ हल्की सी राउंड हो जाए तो उससे थोड़ा सा सॉफ्ट लुक आता है। अच्छा, ये पता इस तरह से भी चल रहा था कि आपके ऑटोमेटिकली सॉफ्ट लुक जो है वो मतलब फील हो जाता है कि आपका जो सॉफ्ट लुक है या सॉफ्टवेयर जो आपका फेस है, तो उस पर आप जितनी भी आँच वाली आपको बता भी देते हैं, आँच वाली ऐसी होती है आईब्रोज, ऐसे करके ये उनका लुक होता है, ये यूँ करके, हाँ थोड़ा सा ना यहाँ से ये चढ़ी हुई होती है ना यूँ करके ये वाली। इसके अलावा मैंने कहा ना हर मेकअप जो है वो आपकी डेली लाइफ रूटीन से बहुत ज़्यादा उसको आपको मैनेज करना पड़ता है। अब जैसे कि एक मॉडल्स हो गई, उनको अपने अंदर जो है वो सॉफ्ट लुक की ज़रूरत नहीं होती है, उनको एक मॉडल लुक देना होता है, क्रूअल लुक देना होता है, एटीट्यूड शो करना होता है, तो उनकी आईब्रोज उनके ऊपर वो अच्छी लगती हैं। लेकिन अब एक आप किसी बैंक में जॉब कर रही हैं या कोई भी नॉर्मल सी आपकी फील्ड है उस पर आपने इतने शार्प अपने फीचर्स बनाए हो तो वो एक थोड़ा सा अच्छा लुक नहीं आता है। अच्छा, ये बात आ जाती है ग्रूमिंग में स्पेशली कि आप किस तरह से आपको ड्रेसिंग करनी चाहिए जहाँ आप जा रहे हैं। तो ऑफिस है तो ऑफिस में आप अपना जो है फेस लुक को तो आप अपना बहुत नॉर्मल रखें, लेकिन फिर आपको हल्का सा मेकअप पे थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे, और जो आप कपड़े पहनते हैं ना फिर उनमें ये है कि थोड़ा सा आपको अपना लुक जो है वो ऑफिस लुक देना होगा। फिर आप ये नहीं कि वहाँ पर अब आप चमक धमक नहीं पहन सकते हैं, वहाँ पर आप बहुत टू मच एम्ब्रॉयडरीज अच्छी नहीं लगती हैं, फिर वहाँ पर ये कि थोड़ा सा आपका जो है ज़रा सटल और टोन्स भी ऐसे अच्छे लगते हैं। कलर्स हो गए, मेकअप हो गया, कपड़ों के कलर्स हो गए या मेकअप के कलर्स हो गए, कोई भी चीज़ें जो है ना वो वेदर और आपकी एज और आपकी पर्सनालिटी, आपकी डेली लाइफ रूटीन से जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अब अगर आप स्टूडेंट हैं तो यू शुड ड्रेस अप लाइक अ स्टूडेंट, आप टीनेजर हैं तो आपको एक टीनेजर की तरह आपकी ड्रेसिंग में और एक 40 इयर्स ओल्ड वुमेन की ड्रेसिंग में एक फ़र्क आना चाहिए। जैसे अब हमारे यहाँ लॉन के ट्रेंड्स चलते हैं तो वो जो सारे ब्रांड्स होते हैं वो 40 साल की औरतें भी पहन रही हैं, 16 साल की लड़कियां भी पहन रही हैं। समझ नहीं आती अब आप किस तरह से डिफरेंशिएट करें कि यंगस्टर्स के लिए क्या है और ज़रा एज के लिए क्या है। वैसे तो फॉर्मल वेयरिंग में तो आप बड़े नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन क्या है कि जब जहाँ पर लॉन की बात आती है वहाँ पर हर कोई वही पहन रहा होता है, एक ही जैसी चीज़ होती है, वहाँ पे कोई डिफरेंशिएट नहीं करता कि ये कलर जो है ये एज के लिए ये वाला नहीं है। देखिए कुछ ब्रांड्स हैं जो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो मैंने देखे हैं जो स्पेशली टीनेजर्स या स्टूडेंट लाइफ की लड़कियां जो पहने उन पे ही अच्छे लगते हैं। अब वो ब्रांड जो हैं वो उन्होंने उनका बेसिकली फोकस जो है टीनेजर्स पे है, लेकिन वो ही ब्रांड एक अडल्ट वुमेन भी पहन लेती हैं लेके, तो वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट होना चाहिए। आपको अपनी ड्रेसिंग में इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपको कौन से कलर्स यूज़ करने हैं आपकी एज के हिसाब से, और आप कहाँ जा रही हैं उस हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सेम गोज़ फॉर मेकअप। आप कहीं ज़ाहिर मिलाद में जा रही हैं और आपने बिल्कुल आर्च वाली वो खींच के लाइनर लगाई है तो वो ऑकवर्ड लगता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर ये है कि अच्छा कुछ ब्राइडल से मेकअप ऐसे भी आ रहे होते हैं जो आपको ये देखिएगा कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आपको लुक दे रहे होते हैं। कुछ ब्राइडल मेकअप ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा मेकअप करना पड़ता है, वो भी स्किन के हिसाब से होता है। लेकिन क्या है कि एज पे जहाँ पर एज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इवन जो बड़ी एज की थोड़ी ब्राइड्स हैं उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा ऐसा मेकअप करें कि सटल लगे, ज़रा सा सटल लगे। और जैसे टीन एज जो ब्राइड्स आती हैं, ज़्यादातर आपको पता है ब्राइड्स की एज हमारे यहाँ जो है वो 19-20 से लेके 25 अराउंड इतनी एज तक की ब्राइड्स आती हैं हमारे पास। अब या तो उनके घर वालों की डिमांड होती है या फिर वो ऐसी पिक्चर्स देख के वो जो है डिमांड लेके आती है हैवी मेकअप चाहिए। अगेन वही वाली बात आ जाती है कि जहाँ पर मॉडल मेकअप की बात आती है वो वैसे तो देखने में लग रहा होता है कि बड़ा वो सटल सा मेकअप है, लेकिन जहाँ पे जब तस्वीरों में मेकअप देखते हैं याद रखें उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ होता है, बहुत ज़्यादा मेकअप होता है, टू मच उसमें चीज़। लेकिन ज़्यादा काम होता है, एडिटिंग होती है, फोटोशॉप होते हैं, उनकी पिक्चर पे लाइट इफेक्ट्स इस तरह से दिए हुए होते हैं कि वो टोटली डिफरेंट लुक आता है। वो लुक आप एक आम तौर पे शूट जो आप करवा रहे हो उसमें वो नहीं आ सकता के साथ वो उतना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अक्सर मैंने बड़ी ब्राइड ऐसी भी देखी जो उनका बड़ा सॉफ्ट और बड़ा नेचुरल सा लुक आता है, वो हमेशा लोग जब पहले देखने में तो एकदम से होता है कि ओ
ये ब्राइड तो नहीं लग रही है, लेकिन फिर बाद में उसी ब्राइड को सबसे ज्यादा याद किया जाता है। बिल्कुल, वो कितनी प्यारी लग रही थी, वो कितनी यंग लग रही थी, एज उसकी कितनी कम। यही बात है कि आपकी जो अपनी ब्यूटी है ना, आप इतना ज़्यादा उस पर मेकअप कर लोगे तो आपकी अपनी जो नेचुरल ब्यूटी है वो तो सारी छुप जाती है और आपके ऊपर एक पक्कापन भी आ जाता है, एक मैच्योर लुक आना स्टार्ट हो जाता है। जितना आप मेकअप करते हो उतना आप अपने ऊपर एज पुट ऑन करते हो। आप जितना मेकअप को लाइट सटल रखोगे तो उतना आपकी एज के साथ वो जो है मैच करेगा। इसके अलावा ये कि एक ब्राइड में इनोसेंस भी होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्श मेकअप कर देते हैं या बहुत टू मच या हैवी मेकअप कर देते हैं तो उनकी वो इनोसेंस ख़त्म हो जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा, कुछ टिप्स दे दें जो नई जो मंगनी जिनकी हो रही हो या निकाह हो रहा हो उसके हिसाब से क्या मेकअप करें? वही बात आ गई कि अगर उनकी अपनी एज के हिसाब से करें फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड ओकेजन के हिसाब से करें। अगर आपने मंगनी पे माइयों पे बहुत ज़्यादा मेकअप कर लिया है या बहुत ज़्यादा आप तैयार हो गई हैं तो फिर एक होता है कि आपका जो स्पेशल डे है, जो आपका शादी का एक जो बिग डे होता है, उसमें फिर जो है आपके ऊपर कोई नयापन नहीं आ पाएगा। कि आपको एक हफ्ते पहले ही लोग देख चुके होंगे माइयों में, मेहंदी में, या एक महीने पहले देख चुके होंगे फुली लाइक गेटअप और फुली आपको मेकअप के साथ देख चुके होंगे, तो वो कुछ अनयूजुअलनेस नहीं आती है। हाँ, तो मतलब वही हो जाता है कि ओके हाँ उस दिन भी ऐसी ही लग रही थी, ठीक है वाला हाल हो जाता है। ये वाली चीज़ हाँ सही है। तो इसका मतलब ये है कि इसका ध्यान रखना चाहिए कि आपको माइयों पे, मंगनी पे जो है वो उस हिसाब से बिल्कुल लाइट सा सेटल सा मेकअप, एज वेल एज ड्रेस भी आपको जो है बहुत भारी भरकम आप मंगनी पे पहन लेंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो एक ओकेजन को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो आप मेकअप कर रहे हैं, जो आप बेसिकली अपना माइयों या मंगनी के हिसाब से कुछ आप ड्रेस भी पहन रहे हैं, तो वो जो है वो एक तो ड्रेस आपका अगर माइयों का थोड़ा सा हैवी भी हो जाता है तो उस पर आप अपने मेकअप जो है करें ज़रूर, क्योंकि होता फिर ये कि ड्रेस इतना हैवी है और मुँह आपका बिल्कुल धुला हुआ है तो वो भी नहीं अच्छा लगता। या फिर तो आप ड्रेस बिल्कुल हल्का रख के अपना मुंह बिल्कुल छुपा के रखें, क्योंकि वो होता ही है कि पहले से लोग देख रहे थे और जो ब्राइड जिस दिन ब्राइड ने बनना होता है उसका स्पेशल डे होता है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है तो कहते हैं हाँ ये तो इतनी प्यारी नहीं है लेकिन मेकअप करके कितनी प्यारी लग रही है। तो थोड़ा बहुत है ना ज़रा शक्ल पे लगा लिया करें। चलिए ब्रेक लेंगे, ब्रेक हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ ही रहेगा इस्लाम पाकिस्तान। बैक और आज बात हो रही है आपके स्टाइलिंग पर, मेकअप पर, कि आपको कैसा मेकअप करना चाहिए, कैसे अपनी स्टाइलिंग रखनी चाहिए। और बहुत सारी टिप्स थोड़ी करके इतनी सारी आपको दे दी हैं कि अब तो वैसे भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि जहाँ पर आप बहुत सारा सोच रहे होते हैं कि हमें भी कौन सी स्किन पे क्या इस्तेमाल करना चाहिए, ब्राइड को कैसा मेकअप करना चाहिए। तो थोड़ा सा हम आपकी लिपस्टिक्स पे भी बात करते हैं, स्पेशली ख़वातीन के लिए, कि आजकल वैसे भी मेरा बहुत सारी ऐसी मतलब लिपस्टिक्स आगे से ज़रा डार्क कलर भी अब लड़कियाँ इस्तेमाल करी और बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्पेसिफाई करें कि डार्क लिपस्टिक्स हमें कहाँ यूज़ करनी चाहिए। इसका स्पेसिफिकेशन बहुत इजी है कि आपको डे टाइम पे जो है वो डार्क कलर्स यूज़ नहीं करने चाहिए। ठीक है, लाइट सटल कलर्स डे टाइम पे अच्छे लगते हैं। हाँ, अगर आपका कोई रात का ओकेशन हो गया या कोई बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी हो गई, शादी ब्याह के ओकेशन हो गए, उसमें तो डार्क लिपस्टिक्स अच्छी लगती हैं। अगेन इसमें एक और स्पेसिफिकेशन ये है कि अगर आपने आइज़ में बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स यूज़ किए हुए हैं या लाइनर आपकी बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड थिक लगी हुई है, उसके साथ डार्क लिपस्टिक आपको जो है वो एक अजीब गाउडी एंड लाइक बहुत गॉथिक लुक दे रही होती है। तो वो उसके साथ थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर आपने डार्क लिपस्टिक पहननी है तो आपको आइज़ बिल्कुल लाइट एंड सटल रखनी चाहिए। एंड स्पेशली फिर आपको अंडर आई जो है वो काजल या फिर कोई भी नीचे जो है ना आप आईलिड पे जो है कुछ भी यूज़ ना करें। अच्छा, उसके बाद जब आप डार्क लिपस्टिक लगा रहे हैं तो फिर आंखों को मतलब आपने कहा कि नीचे अंदर काजल काजल वगैरह नहीं यूज़ करनी चाहिए। जैसे ब्राउन शेड हो गया, आई शेडो से ही जो हम लोग नीचे लाइनर लगा देते हैं
वो यूज़ कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो बाकायदा डार्क काजल पेंसिल्स हो गई या डार्क ब्लैक लाइनर ऊपर लगा रहे हैं, नीचे भी वही लगा रहे हैं, तो उससे बहुत गाउडी लुक हो जाता है। उससे ज़रा सा उसको ज़रा सा अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, तो फिर ये कि डार्क लिप्स में कौन कौन सी लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती हैं? डार्क कलर्स वैसे आजकल तो रेड मरून सभी इन है, लेकिन जो डार्कर टोन्स के पिंक्स आए हैं, जो काफ़ी ब्राइट पिंक्स होते हैं, वो भी आजकल बहुत ज़्यादा इन है। पिंक टाइप के होते हैं, शॉकिंग पिंक, या फिर वो जो एक होता है कोर कलर जो होता है लाइक पीच की कैटेगरी होती है, वो भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा होता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है थोड़े से ऐसे स्पेसिफिकेशंस हो जाती हैं, जिस तरह आपके जो है डार्क लिपस्टिक बर्गंडीज भी आ जाते हैं, पिंक्स भी आ जाते हैं, काफ़ी सारे और ऐसे कलर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उनमें यही है कि आपने ये देखना है कि कौन सा कलर जो है वो सबसे ज़्यादा सूट कर रहा है और आप जा कहाँ रहे हैं, बेसिकली ये वाला चीज़ होती है। और आजकल जैसे ऑरेंज बहुत ज़्यादा आजकल इन हुआ है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर ये कि आपकी स्किन टोन्स वगैरह आप देखेंगे कौन से आपकी स्किन टोन्स है, कि आपको कैसे सूट करे। अच्छा, लोग ऐसे यूज़ करते हैं लेकिन बड़ा अच्छा भी लगते हैं कुछ ऐसे ब्राइट कलर। और इसके अलावा जैसे आपने कहा स्किन टोन बहुत ज़रूरी है और अपने फीचर्स भी बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, अब जिनके लिप्स जो हैं वो बिल्कुल फुलर लिप्स होते हैं, फुल माउथ लिप्स है, हाँ, बड़े बड़े लिप्स हैं, बड़े लिप्स हैं, उनके ऊपर अगर आप ऑरेंज कलर दे दें लगाएं आप फिर तो हाँ, मतलब सिर्फ महफिल में आप ही आप नजर नजर आएंगे, हर जगह पर कुछ भी नजर नहीं आएगा। एग्जैक्टली। तो इन चीज़ों का अपने फीचर्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे किसी की बिल्कुल छोटी आईज हैं, चाइनीज आईज हो गई, वो बिल्कुल छोटी आईज हैं और उनके ऊपर उन्होंने कोई मेकअप नहीं किया और सिर्फ रेड लिपस्टिक इतनी बड़ी बड़ी होंठ पे लगा ली, तो वो एक अजीब सा लुक, तो वो भी अजीब सा लगेगा। अच्छा, फिर छोटी आंखों को एनहांस करने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? जो छोटी आंखें हैं उनको एनहांस करने के लिए आपने जो इनर कॉर्नर है इस पे लाइट कलर्स देने हैं और आउटर कॉर्नर पे आप डार्क कलर्स दे के उसको एक्सपेंड करना है थोड़ा सा, तो वो आपकी आंखें जो है वो खुली खुली कुशादा सी लगेंगी। अच्छा, फिर वो अच्छी लगना शुरू हो जाती है। अगर आपने छोटी आईज पे बिल्कुल थिक लाइनर लगा दिया और बिल्कुल उसको कॉर्नर पे रोक दिया, तो वो और ज़्यादा धसी हुई और दबी हुई लगती हैं। अच्छा, सही है, ठीक है। तो उस पर बेसिकली ये है कि उनका जो है वो उनको कॉर्नर ज़रूर दें छोटी आंखों में, ताकि वो थोड़ी इनर कॉर्नर पे लाइट कलर और इनर कॉर्नर पे लाइट कलर यूज़ करें। अच्छा, अक्सर ये भी होता है कि बहुत सी ऐसी आँखें जरा बड़ी बड़ी आँखें होती हैं, उनमें लाइट कलर लगाएं तो वो और ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट होने लग जाती है। हाँ बिल्कुल, जैसे अक्सर मैंने एक फ्लॉ देखा है मेकअप में कि जिनकी बड़ी बड़ी आंखें होती है खुली खुली, पूरा लाइट शेड लगा के उसके ऊपर डार्क बिल्कुल मोटी सी लाइनर लगा लेते हैं, तो वो एक अजीब वो गाय की आंखों का शेप आ जाता है। हाँ, वो या फिर बड़ी बड़ी बादामी आंखें होंगी, वो उस पर बिल्कुल ही डार्क डार्क जो है आपने लाइनर ऊपर लगाकर, हाँ, वो भी एक अजीब सा लुक ही हो जाता है। अच्छा, ये भी है कि ब्राइड को भी अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि वो जो एक बहुत आपने गाय वाला लुक जो बोला वो वाकई वो बड़ी बड़ी आंखें बल्जिंग आंखें हो जाती हैं, तो उस पर ये कि जो लाइनर है वो फिर आप ये कि इतना ज़्यादा कॉर्नर्स ना दें कि वो टू मच लगे। फिर ये कि कॉर्नर्स ज़रा आप थोड़े उसको अंदर लेकर आए, थोड़ा सटल कॉर्नर्स रखें, बिल्कुल उसको टू मच ना करें। बड़ी आंखों पे जो है वो वाइस वर्सा ही है, आपने अंदर सेंटर पे और इनर कॉर्नर पे डार्क कलर्स यूज़ करने हैं। हाँ, आपने अगर लाइट कलर्स यूज़ किए तो वो और खुली खुली लगेंगी और वो बड़ी बड़ी आंखें लगना शुरू हो जाएंगी। तो ये कि थोड़ी सी आप जो है देखें, स्पेसिफाई कर लें कि आँखों के लुक को आपने किस तरह का देना है बेसिकली, तो उससे ये कि काफ़ी हद तक आपको जो खुद भी एक फ़र्क और एक मेकअप का यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है कि आपके पास एक कलर पैलेट रखा हुआ है, ठीक है, आई शेडो का और ब्लश ऑन का। अब आपने बस उठाया उसको, आपने अगर ग्रीन कपड़े पहने, ग्रीन आपने आई शेडो लगा दिया, और आपके सूट में रेड फूल बना हुआ है तो रेड लिपस्टिक लगा ली। यहाँ ज़्यादातर कॉन्सेप्ट इस मेकअप का है कि आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, अगर मैंने पिंक पहने हुए तो चलो भाई मैंने पिंक लिपस्टिक लगा ली, उसमें रेड फूल आ रहा था तो रेड आई लगा दिया। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। नेवर गोज विथ योर ड्रेस कलर, कि आपने क्या ड्रेस पहना है उस कलर के हिसाब से जो है मैं अपने बाल या अपने आईज वगैरह करूँ, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब बेसिकली अक्सर ये भी होता है कि आपने जो आँखों का रंग जो आपने लगा रहे हैं उस पर ये कि अगर टीन्स में हैं तो टीन्स में ये कि वो डिफरेंट शेड्स यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पिंक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका जिस तरह थोड़ी सी और एज आपके होते हैं तो फिर आप ये है कि आप टू मच फंकी कलर्स जो है ना नहीं इस्तेमाल करें, उनको ज़रा से सटल रखें। और स्पेशली मैं वो ख़वातीन जो शादीशुदा होती हैं उनके लिए बहुत स्पेशल टिप ये है कि शादीशुदा ख़वातीन के लिए कि ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स ना करें,
पहले आप एक ही टोन की आई शेड्स यूज़ करना शुरू करें, क्योंकि होता ये है कि हस्बैंड जैसे देखते हैं कहते हैं ये क्या कार्टून बना लिया अपने आप को तो वो उनको पहले आप यूज़ टू करें थोड़ा सा कि आपने मेकअप करना शुरू किया है, मेकअप आप करें और सटल कलर ज़्यादातर इस्तेमाल करें। सटल में ये है कि बर्गंडी, ब्राउन, ब्लैक, ये सब ब्लैक भी टू मच हो जाएगा मेरा हमें एकदम से, तो ये हमें बर्गंडी या ब्राउन जो है या मरून से हल्के से यूज़ करें। हर सीज़न में अच्छा लगता है, हर ओकेशन में जो है अर्थ कलर्स हो गए, क्योंकि हम लोग की बेसिकली जो हमारी स्किन टोन है वो कैरेमल है, थोड़ी सी हम लोग की डार्कर टोन पे हम लोग चले जाते हैं। हाँ। तो उस पर ब्राउन कलर, अर्थी कलर्स ही अच्छे लगते हैं। अगर हम अमेरिकन कलर्स या ब्रिटिश कलर्स यूज़ करना शुरू कर दें तो वो हमारी स्किन टोन के साथ सही नहीं लगते हैं। अच्छा, तो उसके लिए फिर ये कि अपना थोड़ा सा हमें जो के हिसाब से हाँ सटल कलर्स, एंड सबसे बड़ा जजमेंट जो है वो आपको मिरर दे रहा होता है। आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाता है कि क्या चीज़ बुरी लग रही है। एग्जैक्टली हाँ, तो फिर ये कि आप उसको थोड़ा सा अपना जो है वो आप पहचान सकते हैं कि आपने जो है किस तरह का मेकअप करना है। तस्वीर ज़रूर खींच लिया करें, पूछ ज़रूर लिया करें, लेकिन तस्वीर ज़रूर खींच के अपने आप को देखा करें कहाँ पर आपने क्या चीज़ मिस्टेक की है। और अक्सर ये होता है कि जो बाहर से भी जाके मेकअप करवाते हैं वो भी अपनी तस्वीर खींच के ज़रूर ये चेक किया करें कि कहाँ से उनका मेकअप बेहतर हुआ था, कहाँ से उनका मेकअप जो है सही नहीं लगा, और कौन से ऐसा जगह जहाँ पर आप अच्छा मेकअप और अपना करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच सुमेरा, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाजरीन अब हम चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, जहाँ पर हम बहुत खूबसूरती और मेकअप की बात करते हैं, वहीं पर एक कुछ मेकअप ऐसे हैं जो कैरेक्टर मेकअप भी होते हैं, तो हम ज़रा सा आपको वो भी दिखाएंगे। कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और अब हम आपको बताएंगे, जो आपको बताया कि मेकअप कुछ क्रिएटिव मेकअप भी होता है। हमारे साथ जहांगीर इस वक्त स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट मौजूद है, जिनको हम कहते हैं कि ये जो बहुत अच्छा, एक तो मतलब मेकअप तो वैसे करते ही करते जिस तरह ब्यूटी का मेकअप होता है, लेकिन साथ साथ ये जो कैरेक्टर मेकअप है ये भी बहुत अच्छा करते हैं। हेलो जहांगीर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अरे थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर देंगे कि कैरेक्टर मेकअप होता क्या है। बेसिकली कैरेक्टर मेकअप आपने देखा होगा कि कहीं पर कोई आपने फिल्म में, एक्शन फिल्म में एकदम से वो मुक्का पड़ता है तो यहाँ पे जी वो ब्रूस सा पड़ जाता है। कोई जो है ऐसा होता है कि कोई आपको जो जला हुआ एक सीन होता है। और कौन कौन से मेकअप्स होते हैं थोड़ा डिफाइन कर दें। काफी होते हैं, जैसे कि कोई छुरी का निशान लग जाता है, या तो जो पान गुटके वगैरह खाते हैं उनकी कैंसर, मुंह पूरा फेस नहीं कट गया था। हाँ, तो वो आज मैं बनाना आज ये स्पेशली बहुत खतरनाक काम करने वाले हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो पान और गुटखा रोज बहुत ज्यादा खाते हैं, यहाँ पर अपने ना एक जगह पर जमा कर लेते हैं गुटखा, और उसके बाद वो जब बीमार होते हैं तो बीमारी कितनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, ये बताएंगे। तो आप बताएं कैसे शुरुआत कैसे करेंगे? ठीक है, बिल्कुल। मेकअप में वही सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन यह है कि इसमें कुछ कैरेक्टर मेकअप्स के लिए कुछ ना कुछ और डिफरेंट जो है इस पर आप देखिएगा कि इसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं कुछ मेकअप की और चीज़ें। तो बताते ज़रूर जाइएगा कि आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। और सबसे पहले आप क्या ले रहे हैं इसमें? सबसे पहले मैं ग्लू ले रहा हूँ। ग्लू ले रहे हैं जी। अच्छा, कौन सी ग्लू होती है ये? इसकी स्पेशल ग्लू होती है जो इसके काम आती है। ये नहीं कि जो लकड़ी वगैरह जोड़ने के बहुत से लोग समझे कि नहीं वो हाँ उससे फेस खराब हो जाएगा, इसलिए ये फेस के काम आती है। फेस की काम आती है। ये एक्चुअली फेस ग्लू होती है। ये आप देखिएगा फेस ग्लू ही लगा रहे हैं। थोड़ा सा आप उस तरफ बेटा फेस कर लो, इस तरफ, हाँ ये, ताकि जो है नजर आए। ये बात इस तरह रखना, ठीक है। ये देखें, ये ग्लू जो है ये बेसिकली वही वाली ग्लू है जो फेस के लिए होती है। ये मार्केट में मिलती भी है, और ये आप जो है आप कहते हैं कि हमें जो है फिर दूसरा वाला जो मेकअप होता है ना, कैरेक्टर मेकअप, अगेन आपको बताया, ये स्पेशली उसी के लिए ये होती है। अच्छा, ये आप देख लें, ये लगा लिया। अच्छा, इसको पूरा कवर करेंगे जी? ठीक है, ये साथ साथ ये कवर होता जा रहा है। अच्छा, और इस पे आप ये भी देखिएगा कि ये जो है एक तो कवर ये करेंगे, और साथ ही फिर आप देखें कि इस पर क्या क्या चीज़ें और इस्तेमाल भी होंगी, ये भी आपको ऐसा सा बताएंगे। अब ये कि ये सीखना भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि जो लोग स्पेशली स्टाइलिंग या मेकअप में आना चाहते हैं, तो ये वाला मेकअप थोड़ा सा क्रिएटिव मेकअप में की तरफ आ जाता है, जिसमें आपने देखा होगा कि हॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी फिल्में बन रही होती हैं जहाँ पर वो बहुत डिफरेंट शक्लें भी आ जाती हैं,
डिफरेंट गेटअप्स होती हैं, और डिफरेंट आप ये देखें कि गेटअप्स के अलावा आप उनको जो देखें कि कहीं पर कोई उनको जो है पूरी सिचुएशन के हिसाब से कुछ उनको बनाना पड़ता है। जिसने आपको बताया कि ब्रूज का शक्ल हो जाता है, चोट की शक्ल हो जाती है, वो जो फायर जो आता है, जो गोली आती है उसकी शक्ल एक बना देते हैं। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। अक्सर फेसेस चेंज हो जाती हैं। आपको अब कुछ फेसेस भी ऐसे दिखाएंगे जो मतलब फेसेस जिस तरह जो है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में आपने देखा होगा, उनका बिल्कुल लुक और गेटअप बिल्कुल चेंज किया हुआ होता है। तो सारा ये मेकअप इसी में आता है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बाहर के मुल्कों में है। अगर हमारे यहाँ पे भी ऐसी फिल्में बने तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे भी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि बाहर के मुल्क में बहुत डिमांड है। हाईएस्ट पेड जो है ये मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। अच्छा जी, अभी आपने ग्लू पूरी इस पर लगा दिया है जी। ये पता नहीं क्या हशर होने वाला है अभी इनका, तो अब देखेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कितना ख़तरनाक लुक का ये लगेगा। और जो गुटखा खाने वाले लोग हैं गुटखा खाना आज से छोड़ देंगे फिर, वो सब तो पकड़ के मुझे मारने लग जाएंगे। तुम्हें क्यों मारे हो? तो गुटखे पे बैंड लगा रही है, आखिर असलियत दिखा दिया। इसको जो है पूरा कवर कर दें। अच्छा, जहाँ पर ये पूरा ये देखिएगा ये स्किन पूरा जो है कवर कर रहे हैं, इस पर यह है कि ये ग्लू जो है थोड़ा सा कवर हो जाएगा और उसके बाद फिर ये आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह से जो पूरा इफेक्ट जो आता है, जो चोट वाला हो जाता है, कैसे होता है। कोई भी चीज़ के लिए जब इफेक्ट दे रहे होते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा उभारना ज़रूरी होता है। तो उसका उभारने के बाद वो जो है देखें उसका जो पूरा लुक वो आएगा। अब ये पूरा देखें स्किन जो है वो स्किन बन गया है। अब ये पूरा स्किन बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे आप? इसके बाद जो तीत होते हैं, दांत वगैरह, वो लगेंगे इसको। तीत लगेंगे जी। ओए, तीत कहाँ से लाए हो? ये भी मैंने मार्केट से अवेलेबल है। अच्छा, मार्केट से अवेलेबल होते हैं। आर्टिफिशियल तीत होते हैं, ये भी अवेलेबल हैं। ये भी इन्होंने जो है तीत लिए हैं और उसके बाद ये जो है ये दिखाएंगे कि ये तीत जो है ये कैसे लगते हैं। इसे बड़े खतरनाक मेकअप होते होंगे हैं जहांगीर जी? बहुत ज़्यादा खुद देख कर डर लगता है फिर बाद में। नहीं, अब तो असली में भी कटा हुआ आ जाए हाँ। तो मैं खौफ ज़्यादा नहीं होता हूँ। वरना पहले ये होता था कि मेरे हल्का सा भी कट लगे, खून देख के मैं बेहोश। अच्छा, और अब नहीं? अब खतरनाक काम करने के बिल्कुल भी नहीं? अब कुछ भी नहीं। अच्छा जी, अभी ये दांत लगा रही हैं और तकरीबन ये दांत जो है ये मुकम्मल हो ही गए हैं। और ये जो अभी देखिए ये लास्ट दांत जो ये देखिए इन्होंने लगाया है यहाँ पर। और ये अभी देखिए एक शक्ल ऐसी आ गई कि वो जो है जो कटा हुआ मुंह नहीं होता वो अलग मुंह है। कैंसर का, जैसे कि आपने काफी देखे होंगे लियाकत नेशनल या इस तरह के। हाँ, कि वो कैंसर के निशान हो जाते हैं। हाँ, इसको मुंह का कैंसर कहा जाता है। ये तुम्हें ख्याल क्यों आया? किसका देख लिया था आखिर तुमने? ऐसे में बोला एक मैसेज भी हो जाए, काम के साथ साथ काम तो होते रहते हैं। अच्छा, चलिए अब इस पे क्या करेंगे आप? अच्छा, अब ये लग गए, अब इसके अंदर हम ब्लड लगाएंगे। तो वो किस चीज से लगाएंगे? ये भी मैंने खुद ही बनाया है। अच्छा, खुद बनाया है? किस चीज से? ये ग्रेसलीन के अंदर आप जर्दे का रंग ऐड करके बन गया। वाह, जर्दे का रंग और क्या? लाल रंग? नहीं, रेड कलर लिया, जर्दे का रंग जो मिलता है ग्लिसरीन में आप बस वो ऐड कर लें। ओहो हो, तो ये फूड कलर उन्होंने ऐड किया है ग्लिसरीन के अंदर और ये खुद बना ली। वैसे कितना आसान है। बच्चे जो है घर पे डोंट ट्राई इट एट होम, वरना मम्मी इसको अपने तंग करोगे कि भाई ये क्या हो गया, एकदम से आप दिखाते हो कि चोट लगी। बचपन में आए होते केचप लगा कर कहते हो मामा चोट लगी। तो ये वाली हरकत आपके घर पे नहीं करनी। हम इसके अंदर लगा रहे हैं। अब ये जो है ये लाल रंग इधर लगा रहे हैं। ऐसे लग रहा है मुंह टेढ़ा हो गया पूरा का पूरा। अच्छा, अब इसको पूरा कवर किया जा रहा है। और ये रेड कलर देखिए फूड कलर है, कोई कलर नहीं है। इससे क्या होता है कि इन चीज़ों से फिर नुकसान नहीं होता। जो फेस के लिए चीज़ें हैं वो फेस के लिए ही इस्तेमाल होती हैं। फेस का पेंट, फेस के कलर्स, फेस का लुक, सब उधर ही आपका जो है ना वो यूज़ होगा। ये देखिएगा, अब इसको पूरा जो है ये लगा दिया है। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि जो ड्रामाज होते हैं उनमें भी अक्सर कोई ऐसी चीज़ होती है। बड़ा अच्छा मैंने देखा था, सादिया इमाम का भी एक ड्रामा था जिसमें जो उनका पूरा फेस एक जो है जलाया हुआ था। आपको याद है जहांगीर वो?
नहीं, ड्रामे में बहुत कम देखता हूँ। अच्छा, ड्रामे कम देखते हैं, देखने चाहिए आपको, पता चले था कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं ड्रामे में। तो वो बड़ा अच्छा एक कैरेक्टर था जिस पर उन्होंने प्ले किया था, तो उस पर पूरा उनका वो फेस का दिखाया हुआ था। इसी तरह 2-3 ड्रामे और अब भी आपने देखे होंगे जिसमें उन्होंने डिफरेंट गेटअप्स दिए हुए होते हैं, और बूढ़ा जितना बनना होता है, एज का बनना है। स्टेज ड्रामों में बहुत सारे आपने देखे होंगे कि डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो आए हुए होते हैं। स्टेज ड्रामों में भी ये है कि आपने देखा होगा कि वो स्टेज ड्रामे का एक मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं, स्टेज ड्रामे बहुत लाउड मेकअप होता है, बहुत एक्स्ट्रा मेकअप होता है, क्योंकि लाइव देख रहे होते हैं इसकी वजह से। तो वो वाला मेकअप जो वो ड्रामों में नहीं आता। तो मैंने 1-2 ड्रामे देखे जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा गेटअप दिया था, लेकिन बड़ी उसमें हार्ड लाइंस दी हुई थी। तो उसकी वजह से ये होता है कि वो लुक बड़ा अच्छा आता है, लेकिन स्टेज का लुक होता है। जब आप सामने से देखेंगे तो आपको रियलिटी नहीं, लेकिन दूर से आपको बड़ी रियलिटी लगेगी। ये भी देखिए। अच्छा, अभी जो दांत हैं वो हम थोड़े ब्लैक करेंगे, अच्छा, ताकि वो जैसे पान गुटके खा के खराब हो जाते पूरे ब्लैक। अच्छा, वही मेरे को इतने अच्छे साफ सुथरे दांत, और इसके दांतों में जो है वो हो गया है गुटके वाला सीन हो गया। तो ये देख लें, आय हाय कितना खतरनाक गंदा लग रहा है। उफ तौबा, जो लोग पान गुटका खाते हैं उनको देखें, उनके ये हाल हो सकता है। लेकिन बड़ा अच्छा काम किया है जहांगीर, आपने बहुत अच्छा इसको जो है लुक दिया है, ब्यूटीफुली डन। या देखें कि ये जो है ये बड़ा क्रिएटिव मेकअप है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव मेकअप है, इस पर लुक जो है वो ज़बरदस्त है, वेरी नाइस भाई। ये दूर से देखें कैसा इसका ख़तरनाक लुक आ रहा है, डरावना सा लुक देगा, डरावना सा लुक। ओए होए होए, हाय 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 हाय, बड़े गंदे दांत हैं। तो जो लोग पान गुटके खाते हैं उनकी अक्सर आपने देखा होगा बसों के जो कनेक्टर वगैरह जो कुछ भी, हाँ, उनके इस तरह के होते हैं, फेंकते हुए जा रहे होते हैं, गलीज लगते हैं। अच्छा, ये मैंने अगेन वही वाली बात की, कराची में ज़रा ज़्यादा देखा है मैंने कि बाकी शहरों में इतना वहाँ पे थूक फेंकने का तौबा इस्तग़फ़ार रिवाज फिर भी है, लेकिन ये कि पान का जो फेंकने का है ना, और स्पेशली गुटके की पीकें, वो कराची में सबसे ज़्यादा गुटखा खाया जाता है। तो ये बड़ी लड़कियों को बड़ी परेशानी होती होगी, लड़का कोई गुटके के बगैर वाला मिल जाए। शादियाँ नहीं होती लड़कों की, जो लड़के गुटखा खा रहे होते हैं उनकी शादियाँ नहीं। डन हो गया जी डन हो गया। जरा मॉडल आप जरा सीधा फेस करें, जो गुटके वगैरह खाते हैं पूरा ये, हाँ ये तरह सीधे हो जाता है, जो कैंसर के मरीज बन जाते हैं। ये जो है बेचारे गुटके खा के इनका जो हालत बिल्कुल टाइट हो चुकी है, ख़राब हो गई है बिल्कुल ही। ओए होए होए, दैट इज़ सो बैड। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम। और आप ज़रा मेरी तरफ भी फेस करें, मैं देखूँ कैसी शक्ल लग रही है। अच्छा ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये है कि इसमें जो है ये थोड़ा सा करेक्टर मेकअप में आपकी शक्ल खूबसूरत नहीं लगती, आपको बहुत खूबसूरत शक्लें दिखाई होंगी। इसमें थोड़ा सा ये कि शक्ल थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, थोड़ा सा ख़राब हो जाती है। बहुत अच्छे जहांगीर, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और भी ऐसा करते हैं, और हमारे ड्रामे भी ऐसे बने तो बड़ा अच्छा, ये और भी काम चलता रहेगा। इसके साथ ही हम चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ। आप लोग कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान। ऑलराइट, वेलकम बैक। और अब मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी, दुबई से हमारे साथ मौजूद हैं असद बशीर, ब्रिलियंट सिंगर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? गुड टू सी यू अगेन। और हम आपकी बहुत कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं, स्पेशली आपके एल्बम के बारे में। एल्बम आने वाला है और एल्बम में बहुत से डिफरेंट टाइप के गाने भी होंगे, तो कौन कौन से तरह के गाने आ रहे हैं ताकि लोगों को पता चले आते ही कि आप बेसिक क्या है सिंगिंग में? एल्बम में सबसे पहले तो नेशनल सॉन्ग है, पाकिस्तान के लिए, ग्रेट फॉर पाकिस्तान। हाँ, इसके अलावा रॉक है, पॉप है, एक सैड है, और एक इंटरनेशनल 1-2 ट्रैक्स हैं। हाँ हाँ, इंटरनेशनल मतलब उसमें क्या क्या है बीच में? इंटरनेशनल जो है जो सिंगर है फ्रॉम स्वीडन, उसने इंग्लिश में गाया और मैंने उर्दू में, कोलैबोरेशन सॉन्ग है वो। अच्छा। और उसका अच्छा खासा रीमिक्स भी हम लोगों ने बना लिया है। तो आपने उनको अप्रोच किया था या फिर नहीं, क्या हुआ था सिलसिला पूरा? उसने मुझे अप्रोच किया था। और अच्छा, उसने खुद अप्रोच किया था? हाँ, कह रहे कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ विद योर एल्बम। तो उसको पाकिस्तान के बारे में पता था कि पाकिस्तानी सॉन्ग है और इस तरह है, और उसने खुद इनिशिएटिव लिया? यानी शोबिज़ में ये है, ये नहीं देखते कि यार आप किस नेशनलिटी है आपके। शोबिज़ में तो सब एक ही जैसे टीम वर्क होता है,
और पता नहीं उसके माइंड में क्या आया कि मैं ही उसको मैं ही नजर आया और शी कम टू मी। और हो सकता है आपने सोचा बड़ा गुड लुकिंग लड़का है तो मैं थोड़ा इसके बारे में जरा सोचूं। खुद इतनी गुड लुकिंग है तो आपने खुद ही कहा होगा हो यस ऑफ कोर्स, उसकी पता है कितने मिलियंस फैंस होंगे। और सही बात है वाकई। तो आर्ट यू फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई उसने मुझे अप्रोच किया हो तो इतनी गुड लुकिंग। मैं कंफ्यूज हो गया वैसे कि मुझे क्यों लिया, कि मुझे क्यों पूछा उससे वैसे क्यों? कहते नहीं, बस उसने कहा यार आई लाइक योर वॉइस और कुछ उसने कुछ डेमोस देखे थे मेरे फेसबुक वगैरह पे देखा था। अच्छा तो वहीं से उसने अप्रोच किया। तो वहाँ पे उसने मुझे किया, वो स्वीडन से फिर आई मेरे पास। हो सकता है सोच रहे हो गुड कैच, खैर कोई नहीं, तो मजाक की बात है लेकिन ये है कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप कोलैबोरेट करके दूसरे मुल्क के किसी भी सिंगर के साथ आप गाना गाएं। उससे क्या होता है कि स्पेशली जो अंग्रेज़ी गाना होता है उसमें ये फ़र्क आता है कि हमारे डेफिनेटली हमें इस वक्त पाकिस्तान को अच्छा दिखाना है, अच्छा पोर्ट्रे करना है, तो उसमें ये होता है कि लोग सुनते हैं फिर बाहर के मुल्क वाले, उनको ये लैंग्वेज समझ आती है तो सुनते हैं। इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, इस वजह से। हाँ, मैं एक्चुअली मैं कोलैबोरेशन इसलिए इसके साथ इसलिए की कि मैंने कहा यार अपने जब वो गाना लेके जाएगी पेरिस, स्वीडन, न्यूयॉर्क, क्योंकि शी इज अ टॉपेस्ट मॉडल, तो डेफिनेटली वो प्रमोट करेगी अपने गाने को। तो वो लोग कहेंगे कि कौन है लड़का, कौन है? हाँ, ये पाकिस्तानी है। So, और इससे कौन सी लैंग्वेज है? पाकिस्तानी लैंग्वेज है। तो मैं वो प्रमोट करना चाहता था पाकिस्तानी। और मैंने कहा ये उनके जो माइंड में ये जो फतूर है कि यार पाकिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसको खत्म हो जाएगा और कुछ ना कुछ तो कवर हो जाएगा ना। सही है, सही है। अच्छा चलिए हम स्टार्ट लेते हैं थोड़ा सा सिंगिंग से, हम थोड़ा गाना शाना भी सुने तो मजा आएगा ना। तो कौन सा गाना सुनाएंगे अभी आप? पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के लिए गाना ही गाऊं पहले। हाँ सही बात है, पहले तो मतलब पाकिस्तान की बात है तो क्यों नहीं, बिल्कुल। गलियों में रास्तों में कलियां लहक रही, चेहरे चमक रहे हैं, आंखें चमक रही, आजाद हवा में मेरी सांसें महक रही, मुझ पे मेरा खुदा बड़ा ही मेहरबान है, मेरा गुरूर और फख्र पाकिस्तान है, मुझ पे मेरा खुदा बड़ा ही मेहरबान है, मेरा गुरूर और फख्र पाकिस्तान है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। अच्छा कैसी ट्यून्स ज्यादा रखी हैं अभी गाने में? जो आजकल चल रही हैं, मतलब हम ट्रेंड को देख रहे हैं कि यार आजकल क्या चल रहा है। आजकल क्या चल रहा है? वो तो वहाँ पर तो बड़ा रैप और पता नहीं क्या क्या डेफिनेटली सब चीजें चल रही होती हैं। कोई इको सॉन्ग भी हो गया, वो कौन से टेक्नो सॉन्ग है और टेक्नो हाँ बनाते इलेक्ट्रॉनिक्स भी वॉइस करते हैं। ऐसा कुछ किया? एक में थोड़ा सा किया है जो अभी रिसेंटली किया था, और मेरा कॉन्सर्ट भी हुआ था न्यू ईयर नाइट पे रवि शेरगल और दुबई में इंडियन सिंगर्स के साथ। इट वाज अ बिग कॉन्सर्ट ऑफ माइन। तो उसमें एक गाने में मैंने किया है, लेकिन और दूसरा जो आपको बताया मैंने इंग्लिश सॉन्ग जो है, तो उसके लिए जो आजकल जो जनरेशन है कुछ न्यू चाहती हैं। मैं ये नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा क्लासिकल जाऊं या मैं सैड जाऊं, एक दो सैड होने चाहिए, एक दो रोमांटिक होने चाहिए। अच्छा, मतलब मिक्स प्लेट होनी चाहिए। पता नहीं कि लोगों के भी अपने मूड होते हैं, जब उदास होते हैं तो फौरन से जी रोमांटिक। आजकल तो मतलब हर एक गमज़दा गाना सुनते हैं, फिर हम लेकर आते हैं अपने अंदर बहुत सारा। ऐसा होता है कि इंसान जो सिंगर जो है वो जब गा रहा होता है, सैड सॉन्ग आता है तो बिल्कुल सैड हो जाता है, जब वो पाकिस्तान के लिए गाना बहुत पैट्रियोटिक हो जाता है। ऐसी चीजें होती हैं क्या सिंगर के अंदर? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होती। तो सिंगर बनाता है इसलिए ना। अच्छा, वो गाता है तो फील करता है कुछ। हाँ। तो पेट्रियोटिक सॉन्ग होगा तो पाकिस्तान के लिए होगा, सैड सॉन्ग होगा तो वो सैड बंदों के लिए होगा, जो सही है, बिल्कुल सही है। और रोमांटिक तो लवर्स के लिए होगा। हाँ। और जो डांस वाले उनके लिए तो फिर डांस और रैप टाइप के सॉन्ग होंगे। तो आजकल जो स्पेशली जो सॉन्ग्स बन रहे हैं वो कुछ फास्ट सॉन्ग बन रहे हैं, हल्ला गुल्ला हो, क्योंकि कॉन्सर्ट्स पे हो। स्पेशली इट्स हेल्प यू इन कॉन्सर्ट्स। तो आप सैड सॉन्ग नहीं गा सकते कॉन्सर्ट में। हाँ। जूतियां पड़ेंगी आपको। अच्छा, नहीं बाज लोग गाते भी हैं और फिर ना वो जूतियां नहीं पड़ी होती, लोग सुन हो जाते हैं उसमें फिर सुन होके गाना सुन रहे होते हैं। और क्योंकि इस बार कॉन्सर्ट में सब हैपनिंग होता है, फ्रेंड्स आए होते हैं। ज़्यादातर कॉन्सर्ट में मैंने देखा है कि मेजॉरिटी जो मतलब जो कॉन्सर्ट यंग क्राउड, जो एनर्जेटिक क्राउड है, ज़्यादा आता है। और वो लोग भी एनर्जेटिक जो एज के भी हो लेकिन उन अभी भी जवान होते हैं दिल से, वो लोग भी ज़रा ज़्यादा जाते हैं। जी बिल्कुल। तो यही सीन है ना कि आपने वो ट्रेंड को देखेंगे तभी आप यू हैव टू मेक दैट सॉन्ग। हाँ, उस पर वर्कआउट करेंगे कि हाँ आजकल क्या चल रहा है। और आजकल तो हर रोज कुछ ना कुछ नया आ जाता है। तो अब मेरा एल्बम पेंडिंग है तो मैं सोचूं ऐसा ना हो मैं लॉन्च करूं तो कोई लोग सुनी ही ना। हाँ, कि यार अभी तो न्यू ट्रेंड आ गया और न्यू म्यूजिक है, न्यू कंपोजिशंस हैं।
सो एक्सप्लेन कि एल्बम का क्या सीन होता है, एल्बम निकालने में इतना टाइम क्यों लगाते हैं? एल्बम निकालने में टाइम ये होता है कि सॉन्ग्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉन्ग्स इतना इजी नहीं बनता, जैसे हम सोचते हैं कि यार 3 या 4 मिनट का गाना है और जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके देख भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, ऐसा सीन ऐसा कोई सीन नहीं होता। और इसलिए हाँ लोग कहते हैं कि 2-2 3-3 साल लग जाते हैं एल्बम बनने में, क्योंकि वो एक एक गाने को अच्छा बना रहे होते हैं, बिल्कुल, और गाना बना रहे होते हैं। जब वो बनते हैं और फिर रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग भी ऐसी नहीं होती कि आप जाओ और फटाफट करके आओ। मैं हैरान हूँ कि उस जमाने में कैसे रिकॉर्डिंग होती जब लाइव जाते, तो आजकल तो सिर्फ म्यूजिक पहले से रिकॉर्ड हो जाते हैं, फिर आप वोकल रिकॉर्ड कर, हाँ अच्छा ठीक नहीं है फिर से गाओ, हाँ दोबारा। वो जमाना कैसे था यार जब लाइव ही चल रहा होता था, तो दैट वाज दे वर लेजेंड। 6 10 15 20 पता नहीं कितनी कितनी दफा गाना पड़ता था, इतनी सी मिस्टेक हो जाए दोबारा, इतनी सी मिस्टेक हो जाए फिर दोबारा, तो वो एक सीन। अभी तो न्यू टेक्नोलॉजी, अभी तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक, आपकी वॉइस ठीक भी नहीं हो तो ऐसे ही बना लेते हैं कि वो सही हो जाती है आवाज, और लेकिन उसको वो जान नहीं आती, नहीं लाइव में पकड़े जाते और हैं। आजकल मेरे जैसे सिंगर होंगे, मतलब इतने अच्छे सिंगर है ही नहीं। अच्छा जितने अच्छे आप सिंगर है, नहीं क्या बात है वैसे आपकी सिंगिंग, आपने लाइव गाना गा लिया, वरना अक्सर सिंगर आते हैं कहते नहीं जी हम गा नहीं सकते, आवाज या इतनी अच्छी। अच्छा ये मैंने नोटिस किया है कुछ शोज में, इवन दुबई में भी, के मुझसे पूछते हैं जब मैं जाता हूँ चैनल्स पे, तो कहते हैं यार आप गाना गाएंगे या नहीं? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते नहीं मोस्टली जो सिंगर्स आते हैं वो कहते हैं नहीं वी कांट सिंग। वैसे अपने साथ गिटार रखा करो हमेशा, वो उसमें और ज्यादा अच्छा लगता है कि हाँ जी सीखना पड़ेगा। वैसे तो सीखना पड़ेगा, लोग गिटार नहीं आता। कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे अच्छा लगता है? गिटार ही आजकल जो है कॉन्सर्ट्स में, या जो भी मैं वैसे लेता हूँ लेकिन बजाते नहीं। अच्छा वो कॉन्सर्ट्स पे तो, लेकिन कंसंट्रेशन डिवाइड होती है इस वजह से। अच्छा ये वाला सीन है। अच्छा वैसे खुद इंस्ट्रूमेंट सबसे अच्छा गिटार ही लगता है? गिटार हाँ। अच्छा वैसे ही होता है ना कि सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना कि एक जान होती है म्यूजिक की, आपको क्या लगता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट की कमी हो जो? हर एक की अपनी एक वो है, मतलब जो भी है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि यार गिटार ना हो या ड्रम्स ना हो या जो भी ना हो, हर एक का वो है। तो वो कंपोजर जो होता है, जो कंपोज करता है, मैं तो वोकलिस्ट हूँ, तो उसको वो उसमें फीड करता है। और आजकल तो क्या है, आजकल वो जमाना भी नहीं कि लाइव कोई बजाए, आजकल आपको पूरी सिस्टम में मिलेगा। सिस्टम में क्या करते हैं, चेक करते हैं एक एक वॉइस और एक एक ड्रम या गिटार के जो भी है, फिर आप उसमें सेलेक्ट करो और फिर उसको जो है, हाँ पहले क्या होता था बजाते थे और कहते हैं यार हाँ ये ट्यून ले लो। आजकल हर चीज सिस्टम में, हजारों ट्यून्स पड़े होते हैं, और मतलब मीडिया बड़ा कुछ भी आप उसमें से ऐड करें। अच्छा एक तो ये होता है ना, चले आपने जो खुद मेहनत की, अपना काम भी कर रहे हो, साथ साथ ये कि आपने जो है अपने कहा कि चलो बस सिंगिंग की तरफ है, तो अपना इन्वेस्टमेंट इंसान खुद कर लेता है। अब वो दौर नहीं रहा कि आप किसी के ऊपर रिलाई करें, जी मैं बहुत अच्छा सिंगर, प्लीज डू समथिंग फॉर मी। अब ये वाला सीन नहीं है, नहीं वो सीन नहीं रहा। जो यंग लड़के हैं जो इस वक्त जो है टैलेंट में आना भी चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि प्लीज डू समथिंग फॉर मी, इसके लिए क्या करें? वो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग स्पेशली मीडिया के तो कुछ ऑर्गेनाइज करें, कुछ शोज उनके लिए, टैलेंट शोज, कि वो आएँ घरों से निकलें। यानी मोस्टली क्या होता है कि हर कोई चाहता है कि मैं कुछ करूं, और बहुत टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे पाकिस्तान में स्पेशली, और मुझसे हम सबसे अच्छे हैं, उनकी वॉइस और जो भी है, लेकिन अफसोस होता है कि यार उनको कोई चांस नहीं देता। आप यूट्यूब पे उनके देखें या जो भी है, कोई ना कोई अपना यूट्यूब पे डाल देते हैं, तो उनकी आवाज़ सुन के हमें भी वो शर्म आ जाती है कि यार हम इनके सामने क्या है। हाँ। लेकिन चांस कोई देता नहीं। और इवन मैंने ये भी देखा है कि आप जो टैलेंट शोज होते हैं उसमें भी सिफारिशें होती हैं बहुत ज़्यादा। एक आया था शो, उसके अंदर लिटरली मैंने सुना था कि सिर्फ अपने जान पहचान वाले आए, जिन सिंगर्स को उनको ऑलरेडी पता था कि वो अच्छे सिंगर्स हैं, सिर्फ वो उनको लेकर और बाकियों को उन्होंने जो है ना बुला कर सिर्फ टाइम ज़ाया किया। चलिए यहीं पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक फिर हम असद से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ ही रहें। वेलकम बैक। और अभी आपने असद बशीर का गाना सुना, बहुत अच्छा गाना, एक्सीलेंट, आई जस्ट लव्ड इट। क्रिकेट पर गाना था, क्रिकेट का खुद भी शौक है? डेफिनेटली, क्रिकेट बचपन से खेल रहे हैं, और अपनी टीम भी माशाल्लाह बेस्ट है, नंबर 1 टीम। अब तो नंबर 1 ही कहते हैं। हाँ नहीं कुछ भी हो, हमारी टीम नंबर 1 है जब, लेकिन कहीं पर गड़बड़ हो जाती है ना तो मजा नहीं आता उस टीम का, फिर हम कहते हैं ये क्या टीम है जी, ये सिर्फ हमारे मुल्क में होता है, और सिर्फ इंडिया में भी आई थिंक सम टाइम होता है कि उनके घरों, चलो फिर भी हम बड़े शरीफ टाइप के लोग हैं, इंडिया में क्या होते हैं तो पत्थर फेंकते हैं उनके घरों पे,
जाकर मारते। नहीं वो तो खैर बिल्कुल ही कौम ऐसी है कि वो तो एग्रेसिव कौम है। हम लोग अब सेटल होते हैं, समझदार हैं, तमीज़ से रहते हैं, अल्लाह करे और ज़्यादा तमीज़ से रहें। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि जो भी जो क्रिकेट में जब सही नहीं हो रहा था तो नज़र आ रहा होता है। जो अच्छा प्लेयर है वो आपको देखिए, अच्छा प्लेयर ना कभी कभार गलती करते समझ आती है, लेकिन जो प्लेयर रोज गलती करेगा ना, अब उसको आप क्या कहेंगे फिर? या फिर तो उसको 12 बच्चों के साथ खिलाना शुरू कर दें कि थोड़ा प्रैक्टिस कर ले। जो मसला क्या है उसमें भी सिफारिशी बहुत है ना आजकल। हाँ, टीम में बात आ जाती है। अच्छा सिंगिंग में डू यू थिंक सो कि जो एल्बम निकाल रहे होते हैं कुछ यहाँ पर मतलब शो बिज़नेस में जैसे लगता है सिफारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती, मतलब इतना नज़र नहीं आती है। व्हाट डू यू से? देयर इज क्यों नहीं, देयर इज लॉट ऑफ मतलब आप मैं खुद अपनी मिसाल आपको दे रहा हूँ, मुझे अभी कोई लॉन्च नहीं करने वाला। हाँ। मैं अपने पैसे पे अपने आप को लॉन्च करूँगा या मुझे कोई रिकॉर्ड लेबल है। और दूसरा पाकिस्तान में क्या सीन है, कुछ अरसे पहले अच्छा खासा सीन था लॉन्चिंग का, और ये आजकल वो अब किसी रिकॉर्ड लेबल कंपनी के पास आप जाओ कहेंगे यार हालात ठीक नहीं पाकिस्तान के। वो ये होता है ना कि वो निकालें, एल्बम भी बनाएं, प्रमोट भी करें, और अगर नहीं कुछ हो सके तो वो कुछ आगे इनिशिएटिव नहीं दे सकते। चले सही, ये भी एटलीस्ट है कि आप लोग खुद भी अपनी मदद आप कर रहे हैं। सब में मेजॉरिटी लोग इस वक्त यही कर रहे हैं, अपने प्रमोशनल के लिए अपनी खुद एक्टिविटीज और चीजें कर रहे होते हैं, which is चलिए ठीक है। लेकिन अभी ये फॉर बिगिनर्स इज ओके, या इट्स ओके। अभी देखते हैं क्या होता है आगे। कोई बात नहीं जी, चल जाएगा। कॉन्सर्ट आप और लोग इनको ऑर्गेनाइज ही नहीं करते, हमें बुलाते ही नहीं दुबई। नहीं अच्छा ये बताएं कि आप तो दुबई में रहते हैं, तो दुबई में कुछ कोशिश करें ना कि यहाँ के सिंगर्स भी वहाँ पर जाएं। और अभी मैं कुछ कहूँगा तो फिर आप कहेंगे यार क्या, अभी सच्ची बातें निकाल दूंगा मैं। अभी मैं फ्लड आया था पाकिस्तान में। हाँ हाँ। मैं बड़ा पेट्रियोटिक बंदा हूँ। हाँ हाँ। अपने मुल्क से बहुत प्यार करता हूँ। तो मैंने क्या कि वेल नोन सिंगर्स को फ़ोन किया। हाँ। कि लेट्स कम टू दुबई, टिकट बेचते हैं यहाँ पे, स्पॉन्सर लेता हूँ मैं, एक कॉन्सर्ट करते हैं, फ्लड को डोनेट करते थे। अब यकीन नहीं है, वेल नोन सिंगर्स ने मुझे क्या बोला, वी हैव अ फीस फॉर दैट। जितना तो कुछ तो फीस दे देते उनको। मैंने कहा ना मैं दे दे रहा हूँ, कुछ फीस तो ठीक है, लेकिन उनकी डिमांड ही कुछ थी ना, कुछ और ही ज़्यादा डिमांड थी कि यार हम फ्री में नहीं करते। और मैंने यार फीस की बात ये होती है कि आपको टिकटिंग मिल जाती है, होटलिंग मिल जाती है, और कुछ ना कुछ तो मिल जाता है। पर ये भी होता है ना, देखो जो काम यहाँ पर ऑलरेडी कर रहा है, काम छोड़कर वो फिर नहीं जाता ना। कहाँ यार, मतलब एक दिन या एक रात नहीं गुजार सकते हैं मतलब अपने मुल्क के लिए। ये बात है कि एक दिन गुजार, अगर वो अरबी वो जो फॉरेनर्स हैं, मैं उनसे पैसे निकाल सकता हूँ, अपने जो इफेक्टेड लोग हैं यहाँ पाकिस्तान में, तो ये हमारे जो इनके पास टैलेंट है तो एक दिन अपने मुल्क ही नहीं निकाल सकते। हाँ, इसी मुल्क के बंदों ने इसको बनाया हुआ है। हमें कोई इस तरह बुलाए तो मतलब मैं कभी भी मना नहीं करूँ। अगर मैं अपने आप को देखूँ या हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे और आर्टिस्ट हैं जिनको बुलाया जाए तो मतलब वो कभी मना नहीं करते हैं। वो किसी भी अच्छे काम के लिए, अच्छे कॉज के लिए वो ज़रूर आगे आते हैं, पर जेन्युइन कॉज हो तो उसके लिए ज़रूर आगे बढ़ेंगे। अच्छा जहाँ पर एक्टिंग की बात आती है, मतलब कहते हैं कि एक्टिंग जो है वो ज़रा इंसान को ज़रा जल्दी थोड़ा सेलिब्रिटी बना देता है, थोड़ा और क्विकली इंसान को जो वो आगे लेकर चलता है। सो यू हैव द सेम थिंग कि अभी एक्टिंग की तरफ कुछ आओगे? डेफिनेटली प्लानिंग तो है, लेकिन एक्चुअली टाइम का प्रॉब्लम है अभी दुबई में, और मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, दुबई में रहता हूँ। तो पता है आप पाकिस्तान के चैनल्स नहीं है वहाँ पे। हाँ। इंटरनेशनल चैनल्स हैं वहाँ ज़्यादा होते हैं। तो मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने मुल्क के लिए। आई हैव ऑफर्स फ्रॉम दैम। लास्ट टाइम मुझे ऑफर आई थी कि उसने मुझे कॉल की कि वी वांट यू टू फॉर पिज़्ज़ा हट। We can't take brands name, ठीक है, तो उसके लिए मैंने कहा यार एक्ट करने के लिए, मतलब हाँ एक्ट करने के लिए आप लीड मॉडल हो गए दुबई में। मैं नहीं गया, मैंने कहा मैंने स्टार्ट लेना ही अपने मुल्क से है। अगर मैं स्टार्ट लूँ, टू बी फ्रैंक, मैं इंडिया से भी डायरेक्ट स्टार्ट ले सकता हूँ। इट्स वेरी इजी फॉर मी टू गेट एक्सेस फ्रॉम दुबई टू इंडिया, आइदर टू कम टू पाकिस्तान। तो मैं चाह रहा हूँ मैं अपना बेस पाकिस्तान से बनाऊँ। इंसान की पहचान अपने मुल्क से होती है। अगर यहाँ से मेरी बेस बनती है तो हर कोई मुझे जानेगा कि पाकिस्तान से। अभी मैं इंडिया से जाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ये पाकिस्तान का इंडिया वहाँ का है, वहाँ क्यों गया लोग ये। और मैं ये नहीं चाहता कि मैं वहाँ से होके आऊँ, तो यहाँ से मैंने वहाँ जाना है, जिधर भी मैंने जाना है यहाँ से जाना है। पाकिस्तान का नाम, पहले पाकिस्तान का नाम आना चाहिए। इसलिए तो आपका भी सलाम पाकिस्तान प्रोग्राम है ना, इसीलिए आप उसमें भी आए हुए सलाम पाकिस्तान में। और ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी सोच है। हमारी यंग जनरेशन जितनी भी बाहर रहती है, मैंने देखा है वो पाकिस्तान की एक डिफरेंट ही उनके लिए मोहब्बत होती है। वो पाकिस्तान को बहुत अच्छी सोच से लेकर चलते हैं। अच्छा उसको प्यार मोहब्बत जो है उसको एक डिफरेंट तरीके से आप उनको चेक करें 14 अगस्त पे, आप देखें क्या कर रहे हो। हाँ, इतनी सेलिब्रेशन यहाँ नहीं होती जितनी वहाँ करते हैं हम लोग। अच्छा वहाँ मतलब क्या क्या होता है?
यानी गाड़ियाँ बिल्कुल पेंट की होती है, अपने फ्लैग्स हुए होते हैं, दिखाते हैं लोगों के हम पाकिस्तानी हैं। अपने सॉन्ग्स होते हैं और मतलब बड़ी सी रैली होती है और घूमते रहते हैं, यानी सेलिब्रेशन होती है, सेलिब्रेशन होती है। वहाँ पर भी अब आप एक काम और करें कि वहाँ पर वीडियो बनाएं और आप हमें दिखाएं सबको कि ये देखिए ये होता है उधर, ये क्योंकि पता नहीं होता ना यहाँ के यहाँ पर मतलब लोगों को पता चलना चाहिए कि कितनी ज़्यादा जो मोहब्बत पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए और आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। अच्छा, जहाँ पर बात आती है कि मिलकर रहें, तो वहाँ पर लोग आपस में एक दूसरे कैसे होते हैं? मिलके रहते हैं लेकिन टाइम नहीं होता इतना ज़्यादा। हाँ। हर कोई अपने काम में बिजी रहता है, लेकिन जब टाइम मिल जाते हैं वीकेंड्स पे, हॉलीडेज पे, सो दे गेट टुगेदर और मिलते रहते हैं ईद पे। अच्छी खासी, इतना वो नहीं दुबई इट्स सेम लाइक पाकिस्तान, इतना वो भी नहीं है क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी है वहाँ पे, कम्युनिटीज हैं पूरी दुनिया में है, मेजॉरिटी। और वहाँ पे कोई वो नहीं है कि मैं सिंधी हूँ, पंजाबी, पठान हूँ, वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी है, सिर्फ पाकिस्तानी होते हैं। अच्छा, फैमिली का क्या है? फैमिली शुरू से ठीक है, हाँ ठीक है, आप सिंगिंग की तरफ आओ, क्योंकि अक्सर बच्चों को मना कर देते हैं, अब तो खराब बच्चे नहीं रहे हो, अपना काम खुद करो, लेकिन फिर भी पेरेंट्स ज़्यादा जो है ना वो इनकरेज नहीं करते हैं। मेरी फैमिली ऐसी नहीं है, कभी कभार मेरी अम्मी कहती है यार बड़ा पैसा ज़ाया हो गया कि छोड़ दो। लेकिन मेरे भाई भी हंसते रहते हैं कि यार बहुत हो गया यार, बहुत बार चीट हो चुके हो, तेरी किस्मत में ये सिंगिंग ये स्टार बार नहीं बन सकते, आराम से बैठ जाए। मतलब मजाक में हम बैठ के ना बात करते हैं। लास्ट टाइम मेरे भाई आए अमेरिका से, तो हम बैठे थे किसी सेनेटर के साथ इस्लामाबाद में, तो उसको कह रहा है यार ये लाखों रुपए इसने जाएगी, स्टार वार इसकी शक्ल नहीं है। तंग करने के लिए उनको बोलो आज आपको क्या पता कल क्या होने वाला है। मैं उनको कहता हूँ यार चलो डिले है लेकिन आऊँगा एक दिन, नहीं बिल्कुल, आप जिस तरह काम कर रहे हो, जिस तरह मेहनत कर रहे हो इस वक्त, और ये वाली चीज़ आती है कि जो बाहर जो लोग रहते हैं वो हमेशा सबसे पहले ये सोच रहे होते हैं कि हमें पाकिस्तान के लिए क्या करना है, किस तरह से हम इसको, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले अपने खानों को, चीज़ों को आप देखें इतना ज़्यादा इस चीज़ का हो गया कि अब वहाँ पर आप देखें मसाले भी मिल रहे हैं आपको, हलाल गोश्त भी मिल रहा है। मतलब आप ये देखें कि ये बात होती है कि आप अपनी चीज़ें जो मनवाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो करते हैं, बिल्कुल, लेकिन उस चीज़ को आपने 100% अगर फॉलो करें तो बेशक, तो ये बड़ी चीज़ है। बल्कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कुछ लोगों पर कि ये तो चले मुस्लिम कंट्री हैं जहाँ आप रह रहे हैं, अक्सर यहाँ से हमारे पाकिस्तान से भी लोग बाहर जाते हैं और वो फिर ना कुछ भी ना तमीज़ नहीं करते हैं खाने में, वो फिर हलाल और हराम की तमीज़ नहीं कर रहे होते, विच इज़ वेरी रॉन्ग। आप लोगों को पता नहीं है कि कितना गलत इस वक्त आप जो है ना अपने साथ अपनी जानों पर जुल्म कर रहे होते हैं लोग इस तरह से। जो हराम है तो वो तो आप नहीं खाएं, मतलब आपको लोग नहीं परवाह करते, मैं करेंगे तो क्या हो गया, चिकन हमने खाया ना, मतलब वो कहते हैं इतने आराम से कहते तो क्या हुआ, जब आपके लिए अब पूरी दुनिया में सहूलत आ चुकी है तो क्यों नहीं। इवन कि दुबई में पाकिस्तान से गोश्त आता है, पता है आपको, हम वहाँ से लेते हैं, जो भी हम गोश्त लेते हैं तो हम कहते हैं पाकिस्तान, महंगा भी होता है, अच्छा, लेकिन हम लेते हैं कि यार अपने पाकिस्तान से आया है और फ्रेश है, और ये है फ्रेश, हर रोज़ आते हैं, स्वीट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, हर चीज़ पाकिस्तान से आती है, जो फ्रेश मसाले आते हैं। आजकल तो पाकिस्तान के ब्रांड्स, अगर ये मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगर ये बिजनेस है इनका जो एक्सपोर्ट करते हैं, इट्स टू मच, हमें पता नहीं चलता, हमें एहसास नहीं होता। पाकिस्तान के बड़े फेमस हैं, सब कुछ बहुत फेमस है। अगर स्वीट्स अगर हम यहाँ लेते हैं, सपोज 500 का जो है, तो वहाँ 5000 का लेंगे, सेम चीज़, सेम वैल्यू भी होगी उसकी, कि 1 kg या 2 kg जो इधर कम होगी, लेकिन वहाँ महंगे हम लेंगे क्योंकि पाकिस्तान का प्रोडक्ट्स पे है। सो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इट्स वेरी गुड। और जो आपकी मतलब कॉटन्स हैं या ड्रेसेस वगैरह स्टफ, पाकिस्तान सब ये जो लिवाइस के पैंट्स बनते हैं, जो अच्छे खासे ब्रांड्स यहाँ से बनवा के लेके जाते हैं और वहाँ पे अपना स्टैंप मार देते हैं। ये बात तो है। चले, ये तो समझ आती है हमें कि हमारा शुक्र है कि इस मामले में जो है चीज़ चलती आ रही है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। लेकिन ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब यहाँ पर रहते हुए ना अपना इतना ज़्यादा ना नहीं समझ रहे होते, यहाँ पर रहते हुए उनके दिल जो होते हैं ना वो यूज़ टू हो जाते हैं। तो अपने आप को यूज़ टू होना ख़त्म करें, एक्सप्लोर करें, दुनिया को जाकर देखें, चाहे टेलीविज़न के ज़रिए पर देखें क्या क्या हो रहा है और अपने अंदर चेंजेस लेकर आएँ। असद, इट वाज लवली मीटिंग यू और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और नाज़रीन, चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, आप लोग कहीं ना जाएँ। बैक। और आप मेरे
मेरे साथ मौजूद हैं जिया, और जिया से हम बात करेंगे, लवली मॉडल और लवली एक्ट्रेस और साथ ही बहुत ही अच्छी होस्ट भी, माशाल्लाह माशाल्लाह से। क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम नाज़िया, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा जिया, बहुत अच्छा काम कर रही हो, और सबसे अच्छी बात यह है कि होस्टिंग से स्टार्ट लिया और अब तक जो है तुमने मॉडलिंग तक इस चीज़ को लेकर चल रही हो। अच्छा, ये बहुत अच्छा रहता है कि आप एक चीज़ को आपने जो है अपना वो नहीं किया कि फोकस एक चीज़ पे करना चाहिए, लेकिन ये कि अब मीडिया में आ गए हम तो देखते हैं कि कोई भी चांस मिलता है, बहुत सारे मौके हैं ना करने के लिए, काम तो बहुत सारे। अगर देखो एक जगह होस्टिंग करे उसके बाद तुम्हें दूसरी जगह चांस नहीं मिले तो कहते हैं साथ आप ड्रामाज या मॉडलिंग जरूर करते हैं। बिल्कुल जरूर। अच्छा, मॉडलिंग में ये कि डू यू थिंक ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है या नहीं? नहीं, मॉडलिंग में नहीं होता, मैं समझती हूँ एक्टिंग में ज़्यादा। एक्टिंग में ज़्यादा। अच्छा, एक्टिंग में ये जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो आ रही होती है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि एक्टिंग में बेसिकली वो टाइमिंग्स का ये इशू हो जाता है कि एक सेट है, एक सेट पे बहुत सारे लोग हैं, एक का सीन करा दिया, अब आपका सीन रात को 11 बजे का है तो आपको बिठाया हुआ 2 बजे से। ये बहुत बड़े इश्यूज आ रहे थे जिसकी वजह से कहते हैं कि जी बहुत टाइम वेस्ट होता है। लेकिन बात वहीं पर ही आ जाती है कि जहाँ पर आप ये देखें कि एक्टिंग को सबसे ज़्यादा प्रेफर भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त आप देखें कि ड्रामा लाइन जो सबसे अच्छी इस वक्त चल रही है। तो अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा आ जाए कि जिसमें मॉडलिंग भी है और दूसरी तरफ एक्टिंग है, तो क्या चीज़ को आप प्रेफर करो? एक्टिंग में पैसा ज़्यादा, फिर क्या करोगे? डिपेंड करता है कि अगर मेरा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि मैं एज एक्टर उसमें काम कर रही हूँ तो डेफिनेटली मैं उसकी तरफ जाऊंगी। और अगर एक दिन का ये हो कि नहीं जी एक कमर्शियल है, एक दिन का कमर्शियल की बात नहीं करी, एक मॉडलिंग का ऐसा प्रोजेक्ट इसमें पैसे कम और ड्रामे में ज़रा पैसे ज़्यादा, फिर आप क्या करोगे? डिपेंड करता है कि फिर वो क्या काम अच्छा है। अगर मेरा उसमें रोल अच्छा है, मैं समझती हूँ नहीं मुझे तो ये कैरेक्टर करना चाहिए, बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली उसकी साइड पे फिर आप उसको ज़्यादा प्रेफर करोगे। अच्छा चलो सही है, फिर तो ठीक है। फिर इसका मतलब ये कि एक्टिंग की तरफ रुझान ज़रा बढ़ता जा रहा है। रुझान बढ़ता जा रहा है, अच्छा काम मिलेगा तो भी मैं आना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने भी इवन ये बात की और हमने भी सुना है कि जो एक्ट्रेस होती हैं वो जल्दी फेमस हो जाती हैं अगर ड्रामों में लोग ज़्यादा पसंद। इनफैक्ट जो न्यू डिज़ाइनर्स हैं वो भी हैं और जो हमारे बहुत वेल नोन हैं फेमस, उनके साथ भी काम किया है। तो मुझे शायान मलिक जो है इनको ड्रेसेस बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, शायान की एक चीज़ बड़ी अच्छी कि वो नए लोगों को इंट्रोड्यूस भी कराती हैं, लेकर आती हैं, और नादिया मिस्त्री का ये है कि वो नए हमेशा लोगों को इंट्रोड्यूस कराती है। अच्छा लगता है, चीज़ अच्छा लगता है, क्योंकि अगर ये नहीं कि मैं अपने ब्रांड को सिर्फ, उन्होंने बड़े बड़े लोगों के साथ भी शूट्स कराए हैं, लेकिन एक अच्छा एक उनका एक वो आइडिया है। उनके साथ इवन शायान मलिक के साथ थिएटर भी किया है मैंने, अनारकली उनका जो है वो भी किया है। और अच्छा, उसमें तो एक डिफरेंट टाइप की एक्टिंग होती है ना, एक मॉडलिंग के साथ एक्टिंग, वॉइस ओवर के साथ होता है। हाँ, वो बहुत अच्छा होता है, बड़ा डिफरेंट सा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इवन मैंने 2 शोज किए हैं शान के साथ, एक अनारकली किया, उसमें मैं यंग नूरजहां बनी थी। अच्छा, और वो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम था थिएटर पे जाना, परफॉर्म करना, और बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। और रिहर्सल भी हुई हमारी बाकायदा कि किस तरह सेट बना, बहुत ही खूबसूरत वो काम था। और सेकंड उनके साथ एक और हमने किया था शो, वो भी बहुत मज़ेदार था। वो टोटली बेस्ड था, वो हमारा नेशनल एक इवेंट हमने किया था जिसमें हमारे सारे सूबों की परफॉर्मेंस थी, सिंधी बलूच पाकिस्तान किस तरह होता है, वो हम लोग मैरीटाइम म्यूजियम में किया था, नेवी वालों का एक प्रोग्राम था। तो उसमें भी बहुत मज़ा आया था। अच्छा, मुझे कल्चरल भी था साथ में, ये कि वो हमारा एक जो है वो एक ड्रामाटाइज भी था और कहीं पर कुछ बन के ये बड़ी एक वैसे अच्छा वो एक्सपीरियंस जो अच्छा लगा था स्टेज का, क्योंकि था वो स्टेज एक्सपीरियंस, टीवी एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट हो जाते हैं बहुत, क्योंकि आपको फीडबैक स्टेज पे तो उसी वक्त मिल रहा होता है, पता चलता है कि लोग जो क्राउड, इसी तरह हम जब रैम्प कर रहे होते हैं तो आप ये देखें रैम्प पे भी हमें फीडबैक उसी वक्त मिल जाता है। आपकी क्लैपिंग बताती है, लोगों के शोर बताता है कि उनको किसकी वॉक अच्छी लग रही है, कौन अच्छा लग रहा है, तो बस पता चल जाता है कि हम लोग जैसी वॉक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वही नज़रें अगर सामने होती हैं कैमरे की साइड पे, लेकिन हमारे कान जो होते हैं वो सुनना चाहते हैं कि कितनी क्लैपिंग होती है और लोग कितना शोर मचाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि कहीं पर आप गए हो तो दूसरी मॉडल पे ज़्यादा क्लैपिंग हो रही हो, आप पे ज़्यादा ना हो रही है, तो फिर इसके लिए फिर कभी होता है कि यार बिच पे ज़्यादा नहीं हुई, उस पर ज़्यादा क्यों हुई, ये भी इंसान ज़रा सोचता है कि क्या उसने ऐसा किया, या उसने जोड़ा ऐसा पहना था, या उसका मेकअप ऐसा था, या बाल ऐसी, या वॉक ऐसी थी। इंसान सोचता ज़रूर है इस बात को। नहीं बिल्कुल, कुछ लोग हैं हमें पता है कि वो जाएंगे ना बस क्लैपिंग होगी, हम बैक स्टेज होते हैं लेकिन हम उनको देखकर सोच रहे होते हैं बस अब ये देखो क्लैपिंग होगी, जैसे इरा जापी का हमें पता है वो चलेंगी तो जाएंगी है ना। इसी तरह अगर मैं अभी न्यू कमर्स की बात करूं तो मैंने देखा कौनैन जो है बहुत अच्छी मॉडल है, वो जब भी जाती हैं तो क्लैपिंग होती है, बहुत अच्छी क्लैपिंग होती है। इस तरह एक 2 और हैं वो जाती हैं, हमें पता होता है कि होगी। अब
हम लोग भी जैसे जाते हैं, अब इतने फेमस नहीं हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने स्टार्ट लिया है, फैशन शोज कर रहे हैं, रैम्प कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि दूसरों पे क्लैपिंग होती है तो हम खुश ना हो, इवन बैक स्टेज हम लोग भी क्लैपिंग कर रहे होते हैं। हाँ, ये हमें अच्छा लगता है क्योंकि स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं कि कौन कैसी वॉक कर रहा है, कैसा लग रहा है, तो हम बहुत खुश होते हैं। और जब मॉडल आती है हम लोगों को भी अप्रिशिएट किया जाता है, डिज़ाइनर भी करते हैं इवन कि जी आप बहुत अच्छा किया। और इसी तरह जो दूसरे मॉडल्स आते हैं तो हम भी उनको जो है इसी तरह से फीडबैक देते हैं, यार गुड वर्क। और ये सही। अच्छा, इंडस्ट्री में आना किस तरह हुआ था? क्योंकि अक्सर यहाँ पर जो है मतलब थोड़ा कोई किसी फाइट करके आ रहा होता है, कोई लड़कर आ रहा होता है, कि जो नाराज़ होकर आ रहा होता है, तो आपका कैसे आना हुआ था? नहीं, अल्लाह का शुक्र है इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। घर वाले जो थे मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। हाँ बिल्कुल, वो हुआ ये कि बचपन से एक देख रहे हैं, एक उनकी बच्ची अनबॉर्न एरर समझ लें आप, या उनमें जर्म्स हैं, ये बचपन चल रही है तो वो मॉडल की तरह। जर्म्स कैसे थे कि ये बस इनबॉर्न इसमें जर्म्स हैं, कुछ बिल्टन है इसमें। बचपन से क्या आपने को शीशे में देखकर? बिल्कुल बिल्कुल यही होता था। मैं घर पे हूँ, चल भी रही हूँ तो कुछ बोलते बोलते जा रही हूँ, ये देखे नाज़रीन मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। अच्छा, हाँ, इस तरह चलना। और घर पे इवन जब मैं छोटी सी थी नाज़िया, मैं आपको बताऊं, अब ये ट्रेंड नहीं है, जब मैं छोटी थी, मैं 4th 5th से थी, नीलाम घर एक आता था। हाँ, ठीक है। तो नीलाम घर पे तारिक अजीज शो, तो मैं घर पे बच्चों को, अपने मोहल्ले की बच्चियों को जमा करती थी और मैं वो घर में मैंने नाम रखा हुआ था नीलाम घर, और मैं होस्टिंग करती थी, माइक बच्चों को जमा करके। हाँ, बच्चों को। और उस पर हम लोग गिफ्ट छोटे छोटे रखते थे, बिस्किट के पैकेट, सुपारी और इस तरह के बच्चों के खाने। बच्चे बड़े खुश होते थे इन चीज़ों से। और मैंने एक क्विज की क्वेश्चन आंसर की बुक होती थी, उससे सवाल जवाब करती थी, गेम्स करते थे। और मेरे अब्बू मुझे बहुत ये मोटिवेट करते थे, हर हफ्ते वो करवाते थे, नहीं बेटा एक प्रोग्राम करो, ये अच्छा है, ये जरूर। मोहल्ले की लड़कियां फिर देख देख कर सबने शुरू कर दिया था। और यकीन करें हम लोग मोहल्ले में आज इसके घर है, आज इसके घर है, तो हम लोगों के हफ्ते में होते हो सके। लेकिन मॉडलिंग के जरासीम नहीं थे। मॉडलिंग के इस तरह थे कि बस पिक्चर्स, भाई कैमरा लेकर खड़ा हुआ है और मैं जी तैयार हो के यहाँ पोज दे रही है, वहाँ कहीं पे भी खड़ी होती है। बचपन की पिक्चर्स देखनी चाहिए थी जरूर हमें, है ना? बिल्कुल बिल्कुल दिखाऊंगी मैं आपको कि बस हम लोग इसी तरह से। फिर मेरा भाई जो था उसने कैमरा उठा के स्टार्ट कर दिया इस तरह। उसने भी कुछ अरसे मॉडलिंग की, यहाँ पे की, फिर बैंकॉक चला गया था, वहाँ उसने काफी मॉडलिंग किया। अच्छा, इसलिए आपने बैंकॉक जाके काफी वहाँ पे शूट वगैरह किए? हाँ बिल्कुल, उसकी थे कुछ जान पहचान थी, फिर मैं वहाँ गई तो ज़रूरत थी, तो उसने कहा चलो हम लोग करते हैं। हाँ, तो इस तरह मैंने किया। तो इस तरह फिर वहाँ पर भी काम आपने किया। अच्छा, ये बड़ा एक अच्छी खुशी की बात होती है कि बाहर जाकर जो है जब लोग अपने आप को, पता पाकिस्तानी लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि एज अ पाकिस्तानी, और वो अच्छा भी लगता है, महसूस होता है। आप बिलीव करें, यहाँ हम लोग काम कर रहे होते हैं, इतना एहसास नहीं होता, लेकिन जब वहाँ हम एज अ पाकिस्तानी हम मॉडल काम करते हैं, इतनी खुशी हो रही होती है। नाज़िक छोटा भी काम होता है ना, और सब बता रहे होते हैं कि अच्छा पाकिस्तानी ही कर रहे होते हैं, बहुत खुश होते हैं हम लोग, बहुत। हमें लगता है कि हम वाकई अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम बहुत बड़े कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं अपने पाकिस्तान के लिए। नहीं, दैट इज सो ट्रू एंड दैट इज सो गुड एज वेल। एक तो ये चीज़ होती है ना कि आपने जो है मतलब काम किया, एक अपने को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके काम किया, तो वो और भी डबल जो है ना इंसान का अच्छा काम हो जाता है, ये तो है। अच्छा, ये भी बात आती है कि जहाँ पर बहुत सारा मुकाबला हो रहा हो, कि ऐसा होता है मॉडल्स जो है वो आपस में एक दूसरे का काट बहुत ज़्यादा करती हैं, तो भाई ये जिया को नहीं लेना, मुझे पसंद नहीं है, दूसरी कहेगी नहीं वो फलानी पसंद है उसको। तो आपका भी होता है कोई पसंद नहीं तो फ़ौरन मना कर दी, इसका काम नहीं करना? नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि हम लोगों की कोशिश होती है नहीं, मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मुझे इवन मेरी कहीं रिजेक्शन हो जाती है कि नहीं हाँ जिया को नहीं लेना, तो जिया फौरन बोलेगी कोई बात नहीं, अगर मैं सूट नहीं करती इस काम के लिए तो मैं अपनी और फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दूँ। इवन ये होता है मैं आगे उनको रिकमेंड कर देती हूँ, उनको फॉरवर्ड करती हूँ कि आप इनको ले लें। और ये जो आपने बात बोली, ऐसा बिल्कुल होता है कि बाज़ औक़ात किसी से नाराज़गी होती है या कुछ होता है तो हम कहते हैं कि इनको नहीं लें, लेकिन उसकी वजह ये नहीं होती कि हम उससे पर्सनली कोई इशू है, लेकिन होता है कभी डिज़ाइनर मना कर दें या कोई और, तो पर्सनली हम लोग नहीं चाहते कि कम से कम काम में हम अपना कोई पर्सनली लड़ाई लेकर आएँ या इसलिए मना करें। टैलेंटेड है तो बिल्कुल आगे है, टैलेंट को जो है वो आप बढ़ा रहे होते हैं। हाँ सही बात है, अच्छी बात है। ये तो बड़े दोस्तों में आपस में बड़ा अच्छा एका है और बड़ा प्यार मोहब्बत भी है कि ये एक दूसरे को रिकमेंड करना चाहिए। अक्सर तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते, कुछ नहीं सोचते, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, उनका ये वाला सोच होती है हमेशा, तो कि भाई मैं आगे बढ़, लेकिन वो आपको ऐसा लगता है कि वो आपको स्टॉप कर देती है, उस इंसान को भी स्टॉप कर देती है। यहाँ पे तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाएगा लेकिन अच्छा इंसान नहीं बनेगा। बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ कि मैं काम किसी के साथ करूँ ना करूँ या आगे के जाऊँ बढ़ूँ ना बढ़ूँ, लेकिन ये कोई मेरा नाम लेके जी जिया खान, तो अगला बंदा ही बोले यार जिया हाँ जैसी भी थी लेकिन बहुत अच्छी थी, उसने कभी कुछ बुरा नहीं किया। नहीं, जिया हमेशा हमारे साथ रहेगी और अच्छा काम करती रहेगी। और अभी तो देखो, अभी तो तुमने जो ड्रामे करने हैं उसके बाद फिर जो है तुम एक नई फील्ड की तरफ आओगी ना, एक नए स्टेप लोगी फिर तुम ड्रामा से। तो अभी वैसे कोई ड्रामा तुमने जो स्टेज ड्रामा की इसके अलावा कुछ तुमने किए अभी?
नहीं, मैं अभी ड्रामा साइड पे बिल्कुल भी नहीं आई बिल्कुल। अच्छा। आना चाहती हूँ, लेकिन वही बात है कि मैं चाह रही हूँ अगर ये फर्स्ट स्टेप लूँ तो ऐसा रोल मैं करूँ कि याद रखें, मीन्स कि ऐसा ना हो कि थोड़ा सा साइड कैरेक्टर हो। ये वजह है कि शायद अभी तक मैं नहीं आ रही। स्टार्ट तो इंसान हर दफा साइड कैरेक्टर से ही करता है, मेजॉरिटी लोगों ने स्टार्ट इसी तरह नहीं, मैं ये भी नहीं चाहती कि लकी लोग होते हैं जिनको फर्स्ट डे ही इनको बड़ा कैरेक्टर नहीं, आप सही कह रही हैं कि साइड रोल हो, लेकिन इवन मैं नजर आऊँ, ये ना हो कि अगर वो एक सीरियल चल रहा है, मैं एक एपिसोड के लिए नहीं, सीरियल में एक छोटा काम हो लेकिन मैं इस पूरे सीरियल में नजर आ रही हूं कि हाँ जी ये है, इन्होंने रोल किया। तो इसके लिए फिर ये है कि या फिर तो अपने आप को खुद अपनी एक्टिंग से चाहे थोड़ा सा भी एक्टिंग से मनवाना पड़ेगा। मैंने कई लड़कियां देखी हैं, वो सिर्फ उनको एक्टिंग नहीं आती, छोटे रोल कर रही हैं, लेकिन वो सिर्फ बात ऐसे लगता है सिर्फ डायलॉग बोल रहे हैं। उनको मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर समझाते नहीं है कुछ, पता नहीं क्या बात है, उनको आप बताएं तो सही कि डायलॉग डिलीवरी किस तरह करनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि यही चीज़ आ जाती है जब आप मॉडलिंग कर रहे होते हैं, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी अगर मौजूद ना हो वहाँ पर तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि आप जो है सिर्फ एक कैमरे से क्लिक तो नहीं करना ना, कैसा पोस्चर, कैसी, कभी ऐसा होता है कि कोई तस्वीर अच्छी नहीं लगी, फोटोग्राफी अच्छी नहीं, ये क्या कर दिया भाई, ये मुझे, मैं तो ऐसी तो नहीं थी, मुझे क्या बना दिया है। बिल्कुल ऐसा, जब मेरा फर्स्ट मैगजीन शूट हुआ था तो मैं बहुत एक्साइटेड थी ना कि मैगजीन में लगेगा, अच्छा ठीक है। उसके बाद जब मैंने देखा, कैमरे में देखा, हाँ जी बहुत अच्छा है, लेकिन जब मैगजीन पर प्रिंट हुई तो उन्होंने मेरा कलर एक तो बहुत ही ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन कर दिया था, और उसके अलावा मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। और मैं कह रही हूँ नहीं, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी मैगजीन। जितनी मेरी एक्साइटमेंट थी, लिटरली आप बिलीव करें कि आई वाज क्राइंग कि ये क्या हो गया, ये मेरी पिक्चर्स कैसी हैं, मुझे नहीं अच्छी लग रही। और वो बोलते हैं, हाँ वो कह रहे हैं नहीं आपको नहीं पता जिया, हमने ये जो कुछ डिफरेंट करना चाहा, इस तरह अच्छी लग रही हो आप। मैंने कहा मैं अच्छी नहीं लग रही। उन्होंने कहा शूट ओके अच्छा है, आप अगर कहती हो अच्छी नहीं लग रही, शायद आप अपने आप को बहुत अच्छा देखना चाह रहे थे, लेकिन शूट अच्छा है बाहर। अच्छा है, चले सही है भाई, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेकअप पे मिलेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक, हम वापस आ गए। आज हमारे साथ जिया मौजूद है। जिया का भी आपने शूट भी देखा और जिया शी इज़ डूइंग रियली वेल अपने जो है फैशन फील्ड में भी। अच्छा, डिज़ाइनर कभी कोई ऐसा कपड़ा था जो नहीं पहनना, नहीं मुझे ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, कभी स्टॉप किया है डिज़ाइनर को कि नहीं भाई ये वाली चीज़ नहीं अच्छी, ये वाली अच्छी है, या फिर नहीं डिज़ाइनर जो दे रहे हैं उनका यह है कि ये उनका काम है देना, तो आपको पहनना है? नहीं होता यही, शुरू में हम लोग आए थे तो प्रॉब्लम होती थी कि नहीं शॉर्ट नहीं पहनने, ये बैकलेस है वो नहीं पहनना। लेकिन फिर हमें डिज़ाइनर्स ने और जो हमारे कोरियोग्राफर थे उन्होंने समझाया कि देखो आप इस फील्ड में आ गए हो, आप एज अ मॉडल अपने आप को जब आगे फॉरवर्ड करते हो, आगे लेकर जाते हो, तो उसके लिए ज़रूरी है किसी चीज़ को मना नहीं करो, या तो इस फील्ड में आओ, नहीं आओ तो फिर सारे काम करो। डिज़ाइनर आपको कोई भी ड्रेस दे सकता है, आप पे फिट है, वो समझता है आप पे अच्छा लग रहा है तो आप पहनो। क्योंकि एक दफ़ा ये हुआ था कि एक इंटरनेशनल शो ही था, उस पर मॉडल्स ने बड़ा एतराज़ किया कि हमने ड्रेस नहीं पहना, तो लिटरली कोरियोग्राफर ने, क्योंकि वो सारी बड़ी बड़ी मॉडल्स थी वहाँ पर, लिटरली कोरियोग्राफर ने पूरे ड्रेसेस लड़की के चेंज करा दिए। अच्छा, उसकी पूरी कलेक्शन चेंज करा दी। अच्छा, ये यूजुअली होता है यंग डिज़ाइनर्स के साथ, जो नए डिज़ाइनर्स आते हैं। जो पुराने डिज़ाइनर होते हैं उनकी इतनी बुरी बुरी चीज़ें भी होती हैं, तभी वो रैंप पर दिखाने देते हैं। तो ये थोड़ा सा ये जो है ना, ये बीच में आ जाती है बात कि नए डिज़ाइनर और पुराने डिज़ाइनर में थोड़ा सा बहुत जो है ना वो फ़र्क आ जाता है। लेकिन खैर ये तो बात एक वो होती है कि हर जगह पे अपनी अपनी लोगों ने एक लाइन बनाई हुई है, अपना अपना लोगों ने एक फेवरेटिज्म भी होता है, ये बिल्कुल लाज़मी होता है, लॉबीज बनी हुई होती हैं। फेवरेटिज्म होता है कि जी ये करेंगे, अगर हमारे साथ अगर सीनियर्स हैं, हम लोग जूनियर्स हैं, तो डेफिनेटली अगर 4-5 जितने भी डिज़ाइनर्स हैं वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि जी हम सीनियर्स को लें। अच्छा, ये बताओ कि जब होस्टिंग की फील्ड में पहली मरतबा आई थी तो होस्टिंग का कैसे शोज़ ज़्यादा करने पसंद थे? ये होता है कि बाज़ होस्टिंग के शोज़ ऐसे होते हैं जिस जो आपको स्क्रिप्टेड है, बस आपने वो पढ़ना है और वो बोलना है, अब आपका दिल हो या नहीं हो लेकिन वो करना होता है। जस्ट लाइक ड्रामास आपके वही चीज़ है, जस्ट लाइक आपके किसी भी काम में आपको वो मतलब ये आपका नहीं है स्क्रिप्ट में, आपको नहीं समझ आ रहा लेकिन बोलना है, फिर उस पर क्या होता है कि कर लेती हूँ परफॉर्म, या अपनी थोड़ी सी मर्जी भी होती है, अपना इनपुट भी होता है, क्या होता है? नहीं, बेसिकली ये नाज़िया होता ही है कि मुझे स्क्रिप्टेड जिसको कहते हैं लिंकिंग बेस्ड जो होता है वो कभी भी मुझे पसंद नहीं है। मेरा दिल चाहता है कि जो मैं बोलती हूँ बस मुझे एक बता दें कि टॉपिक ये है, उसके बाद मुझ पर छोड़ दें, आप मुझ पर ट्रस्ट करो कि मैं क्या बोल सकती हूँ, किस तरह से शो कर सकती हूँ। और लकीली मेरे साथ हुआ भी यही है कि स्क्रिप्टेड मुझे नहीं मिला। 1-2 बार हुआ कि स्क्रिप्ट दिया, उसके बाद कहा नहीं जिया स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, आप बस बोल दो ये टॉपिक है या ये गेस्ट हैं, इनको इंट्रोड्यूस करवा लें बस। क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल लगता है स्क्रिप्ट याद करना। और क्योंकि हमारे ज़हन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ड्रामा में नहीं, वो ड्रामा है बेसिकली, वो हमारा करैक्टर नहीं, वो मैं जिया नहीं हूँ,
होस्टिंग में तो ये ना कि मैं जिया हूँ, मैं होस्ट हूँ, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो तो कैरेक्टर ही कुछ और होता है ना। तो इसलिए मुझे होस्टिंग में इसलिए मज़ा आता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से जो दिल चाहे बोल सकती हूँ, अपने जज्बात का इजहार कर सकती हूँ और अच्छा सा परफॉर्म कर सकती हूँ। अच्छा, तो वो लाइव मैंने शोज़ बहुत किए हैं, लाइव कॉलर्स कॉल करते थे उनको, क्योंकि डॉक्टर्स के साथ भी मैंने शोज़ किए हैं और जो हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं उनके साथ भी, तो उस पर मुझे बहुत मज़ा आया, उस पे अच्छा लगा। बिल्कुल, लाइव को मजा आता है। वो जो स्क्रिप्ट वाला वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा जितना जो है लाइव शोज पे ज्यादा मजा आया। बिल्कुल, और इसकी वजह ये बोलने में ज्यादा अच्छा लगा। कुछ होमवर्क करना पड़ता है इसके लिए, या मतलब मैं जिस तरह कहते हैं ना कि आपको अपना बैकग्राउंड का पता होना चाहिए, आप किधर बैठे हो, क्या मुंह से अल्फाज निकालो, बड़ा सोच समझ के बात करनी पड़ती है। और ये बात मुझसे ज्यादा आप जानती हैं क्योंकि आप डेली यहाँ पे बैठी हुई होती हैं। सही बात है, मैं तो पिछले 6 साल से लाइव शोज कर रही हूं, आदत सी हो गई है। बिल्कुल, हाँ, लेकिन शुरू में जब मैं आई थी तो मैं बहुत ज्यादा वो रहती थी पर्टिकुलर कि मुंह से कोई गलत अल्फाज ना निकल जाए ना, क्योंकि आपकी जाहिर बात है डेली रूटीन होती है, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं, आपका जो बस सोच समझ के बात, बड़ी आप कभी स्लैंग लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं, तो खैर वो तो असली जिंदगी से भी स्लैंग लैंग्वेज को खत्म कर दिया है ताकि वो ऑन एयर भी ना जाए। ये लड़कियों में बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप कुछ लैंग्वेज चेंज हो जाती है, जो आप आम लैंग्वेज यूज़ करें तो वही ये लैंग्वेज जो वो यूज़ करने लग जाते हैं अपना शोज़ वगैरह में, लाइव शोज़ में, तो ये भी ज़रा देखना चाहिए। नहीं, लेकिन हमारा तो ये कि जिस तरह से हमारी फैमिली बैकग्राउंड है, जो हमें बहुत ही तमीज़ से बोलना सीखा है शुरू से ही, कभी भी अभी इस फील्ड में हालांकि हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों की अल्फाज और इस तरह से वर्ड्स कभी भी मेरे मुँह से नहीं आप सुनेंगे, और अगर कभी मैं बोल भी दूं तेज़ी से या गलती से कोई बात भी निकल जाए तो फ़ौरन मेरे घर पे मुझे कहा जाता है कि तुमने क्या बोला। हाँ, ये लोगों में बैठ रहे। अब मैं छोटे से आपको एग्जांपल दूं, फ़ोन पे बात करती हूँ तो अम्मी साथ साथ होती हैं कभी कुछ, तो मैं किसी अपने फ्रेंड से यार ये हुआ वो, मेरी अम्मी बाद में फ़ोन रखने के बाद मुझसे कहती हैं कि यार क्या होता है। हाँ। ये अभी कहाँ से सीख गई। हाँ। इस तरह नहीं बोलना चाहिए, तो मैं एकदम से बड़ा एम्बैरेस तो अम्मी जो है वो देखती है कि मेरी बेटी क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, क्या चीज़ है, मतलब ये अच्छा घर वाले होते हैं ना कि अच्छा ठीक है, पहले बात है ट्रस्ट है। हाँ। सबसे अच्छी बात है कि उन पर ट्रस्ट करते हैं, मुझे ये डर नहीं है कि मैं उनको गलत बयानी कर रही हूँ, मैं जहाँ जा रही हूँ उनको सब पता होता है। अच्छा, नए लोग जो आ रहे होते हैं उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? हाँ, नए लोगों को क्योंकि बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट लिया था तो मुझे पता है लिटरली मैं बहुत परेशान हुई हूँ, पता नहीं चलता कौन अच्छा है कौन बुरा है इस फील्ड में। आप देखें इतनी एजेंसीज खुल गई हैं और मॉडल्स भी बेपनाह हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे। किस चीज़ का ख्याल रखें सबसे ज़्यादा? इस चीज़ का ख्याल रखें, कोशिश करें कि हर जगह पे ना जाए, क्योंकि आप अगर हर छोटी सी जगह से स्टार्ट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको आगे तक जाने में। कोशिश करें अच्छे लोग जो वेल नोन हैं, जिनका ऑलरेडी नाम बन चुका है, उनके पास जाइए, अपने ऑडिशन रिकॉर्ड करवाइए। नए लोग स्पेशली, क्योंकि पुराना तो ये ना कि समझ जाते हैं जी, नए जगह जा भी रहे तो उनको पता होता है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन नए लड़के लड़कियों को थोड़ा सा इस मामले में गाइड करने की बहुत ज़रूरत है। अभी जिस तरह कोऑर्डिनेटर आ गए हैं बीच में, तो हर कोऑर्डिनेटर के पास भी नहीं जाना चाहिए, कोशिश करें डायरेक्ट आप एजेंसी में चले जाएं, वहाँ आप जो है ऑडिशन अपना रिकॉर्ड करवाएं, फिर वहाँ से कॉल आती है और फिर एक थ्रू प्रॉपर चैनल काम कर रहे होते हैं, फिर वहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसी तरह काम करें, बस ये कि अवॉइड करें जो छोटे छोटे बीच में लोग हैं उनके पास से ना जाए, हम डायरेक्ट अच्छी जगह पर जाएं। हाँ, वो आपको ये कि ज़्यादा और ये कि हर किसी पर ट्रस्ट ना करें और देखें कि अच्छा लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल देखें और उसके बाद फिर उनके साथ जाके काम करें। तो ये कि फिर वो आपको जो है मतलब ये कि पता चले कि आप किस जगह पे जा रहे हैं, क्या चीज़ है। अच्छा, शुरू में ये भी होता है काफ़ी लड़के लड़कियां जो हैं वो जब नए जो आते हैं या फिर तो अपने किसी पेरेंट्स को साथ ले जाते हैं या फिर ये के साथ में बहन भाई होते हैं, उससे ये होता है कि काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम में इंसान नहीं आता कि कोई आपको जो मिसयूज़ करेगा कुछ ऐसी चीज़, क्योंकि फील्ड ये थोड़ी सी ऐसी है कि थोड़ी ओपन फील्ड है, तो यहाँ पर ये चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ होती है, आप किसी जगह काम करें तो उधर ये चांसेस ज़रा कम होते हैं कि आपको मिसयूज़ करें, लेकिन ओपन फोरम होता है तो चांसेस इधर ज़रा ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली ये है कि अपना खुद ख्याल रखें इस मामले में। मेरे साथ भी यही होता था शुरू में, जब मैं जाती थी तो मैं अकेली थी, हमारी एक मेरी मतलब रिश्तेदारी थी, बड़ी बाजी होती थी हमारी, तो उनको लेकर जाते थे कि अकेले कैसे जाऊँ, आप भी चलें। तो अब ये हो गया कि इतने कॉन्फिडेंट माशाल्लाह काम कर लिया, देख लिया, अब देख लिया तो पहचान भी पता है क्या, लोगों ने डराया हुआ ज़्यादा। ठीक है, फील्ड हर अच्छी बुरी फील्ड, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन ये कि
कुछ फील्ड ऐसी होती हैं उनको ज़्यादा लोग बदनाम करते हैं कि ये अच्छा नहीं है। बात ये कि आप कितने अच्छे हो, अगर आप अच्छे हो तो फिर मैं समझती हूँ हर जगह अच्छी होती है। सही बात तो डिपेंड करता है कि आप एटलीस्ट आप तो अच्छे बन के रहो। अच्छा ये बताओ कि क्या एजुकेशन क्या ली थी? मैंने तो बीकॉम किया और उसके बाद मैंने कराची यूनिवर्सिटी में आईआर में एडमिशन लिया। अच्छा। लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली मैं कर नहीं सकी मास्टर्स। अच्छा मास्टर्स नहीं कर सकी, लेकिन आईआर बड़ी अच्छी फील्ड है वैसे। बहुत, मैं मास कम्युनिकेशन में बेसिकली करना चाह रही थी, लेकिन उसमें रेगुलर करना पड़ता है। ओए होए। तो इवनिंग में मैंने एडमिशन लिया था क्योंकि मैं काम। तो डोंट यू थिंक सो कि अगर तुम पूरा मास कम्युनिकेशन कर लेती तुम्हें एंकरिंग फील्ड में बहुत आसानी हो जाती, स्पेशली न्यूज़ में या इसमें? लेकिन आज़िया प्रॉब्लम ये हुई थी कि कुछ हालात ऐसे थे कि यूनिवर्सिटी बहुत दूर और जाना आना इतना प्रॉब्लम था, तो मैं समझ रही थी कि मैं रेगुलर नहीं जा सकती। और फिर काम भी साथ साथ हो रहे थे, काम भी कर रही थी, तो मैंने बहुत कोशिश की कि उसमें लूँ, लेकिन फिर उसमें ये था कि प्राइवेट कर सकते हैं? नहीं वो नहीं हो सकता प्राइवेट, तो उसमें बिल्कुल, क्योंकि आप उसको टाइम देना होता है, प्रैक्टिकल काम बहुत होता है इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और ये भी एक जो है चीज़ है कि मास कम्युनिकेशन ज़्यादा जो है यूनिवर्सिटीज़ में है नहीं, सबसे ज़्यादा जो अच्छा पढ़ाया जा रहा है वो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। मेरी बहुत कोशिश थी कि मैं वहाँ पे जाऊँ, लेकिन फिर वो मैं कर नहीं सकती। अच्छा देखो, तुम्हारा शौक था तो तुमने शौक को लेकर तुम मतलब उसमें गई भी कि मैं मतलब को पढ़ाई की तरफ भी लेकर जाऊँ। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा बात करके जिया। और बड़े आपने नए लोगों के लिए बड़े सारे मशवरे भी होपफुली वो सुन रहे होंगे कि कौन कौन से मशवरे उनको मिले हैं, तो उन मशवरों पे जरूर अमल करना है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इसके साथ ही आपसे मुलाकात होगी दोबारा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।